हाय एवरीवन, वेलकम टू आरकेएम स्टडी सेंटर। तो देखिए, ये हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए मैराथन सीरीज का दूसरा दिन है और आज के इस क्लास में हम आपको टीचिंग एप्टीट्यूड का जो दूसरा यूनिट है, बच्चों के प्रति दृष्टिकोण यानी कि एटीट्यूड टुवार्ड्स चिल्ड्रेन, उसको यहाँ पे कंप्लीट बताने वाले हैं, अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, एक क्लास में आपका संपूर्ण जो यूनिट 2 है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपने यूनिट 1 वाला क्लास जो है वो देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। तो आज के इस क्लास में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले ये जो यूनिट का नाम है, इकाई का जो नाम है वो है आपका बच्चों के प्रति दृष्टिकोण यानी कि एटीट्यूड टुवार्ड्स चिल्ड्रन। बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं। ठीक है, जैसे बच्चों का विकास, इसके अभिवृद्धि, विकास से सिद्धांत, इन सभी चीज़ों के बारे में जो है वो पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने टॉपिक को लिख दिया है कि इस टॉपिक के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है। जितना भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता था उसको मैंने यहाँ पे लिया है। ठीक है, जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं था उसको मैंने यहाँ पे नहीं लिया है। ज़्यादातर सवाल आपको एग्जाम में इन्हीं सब टॉपिक से देखने को मिलता है। ठीक है, पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे अभिवृद्धि एवं विकास के बारे में, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। दूसरा, इन दोनों के बारे में डिफरेंस जानेंगे। विकास के क्या क्या आयाम होते हैं, क्या इसके डायमेंशन है या फिर क्या क्षेत्र हैं, स्कोप है, इसके बारे में जानेंगे। विकास से संबंधित विभिन्न विद्वानों के द्वारा क्या क्या स्टेटमेंट दिया गया है, क्या कथन दिया गया है, उसको जानेंगे। फिर हम जानेंगे बाल विकास के सिद्धांत के बारे में, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आगे है आपका बाल विकास की अवस्थाएं, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एंड अंततः जो है हम जानेंगे बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में। तो मुख्यतः आपको इस यूनिट में जो है वो 7 टॉपिक पढ़ना है और 1 बाय 1 हम यहाँ पे आपको एक ही क्लास में सातों टॉपिक को कंप्लीट कराने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि टॉपिक वाइज थ्योरी को पढ़ते जाएंगे, उसके अलावा टॉपिक वाइज थ्योरी के साथ साथ टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्रश्न को भी देखते हुए चलेंगे, ताकि आपका केवल एक क्लास में संपूर्ण यूनिट 2 समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले हम जानते हैं कि अभिवृद्धि किसे कहते हैं, ग्रोथ किसे कहते हैं एंड डेवलपमेंट किसे कहते हैं। तो साधारण शब्दों में समझिए, एक बच्चा है। ठीक है, एक बच्चा में जितना भी शारीरिक आकार में बदलाव देखने को मिलता है, शरीर की उसकी संरचना या उनके आकार में जो कुछ भी बदलाव देखने को मिलेगा उसको हम लोग कहेंगे ग्रोथ। ठीक है, किसी चीज़ का ग्रोथ कैसे हो रहा है, ठीक है, तो वो आपका हो जाएगा ग्रोथ, यानी कि शारीरिक रचना हो गया, उसका आकार बढ़ रहा है, लंबाई बढ़ रहा है, चौड़ाई बढ़ रहा है, तो वो सब क्या हो जाएगा, ग्रोथ के अंतर्गत आ जाएगा। एंड ग्रोथ है तो जाहिर सी बात है, अगर उसका हाइट है तो उसको माप सकते हैं, उसका कोई वेट है, कोई वजन है तो उसको माप सकते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि वृद्धि को नापा और तोला जा सकता है या फिर मापा जा सकता है। लेकिन वहीं अगर डेवलपमेंट के बारे में बात करें, विकास के बारे में, तो जब हमारे मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आती है, यानी कि मैच्योरेशन देखने को मिलता है, हम लोग मैच्योर होते हैं, तो उसको विकास कहते हैं। ठीक है, दोनों चीज में बहुत अंतर है। यहाँ पे वृद्धि का मतलब जो है वो डायरेक्ट हम लोग शरीर के आकार प्रकार से लगा रहे हैं, शरीर में वृद्धि जो देखने को मिल रही है उस चीज को। लेकिन किसी का मानसिक विकास हो रहा है, उसका दिमाग तेज हो रहा है, ठीक है, सोचने समझने की शक्ति तेज हो रहा है, तो वो सब आपका डेवलपमेंट में आएगा। ठीक है, आगे विकास को सीधे मापा नहीं जा सकता। देखिए, किसी भी व्यक्ति के बुद्धि को आप लोग जो है, उनके जो चारित्रिक विकास है, सामाजिक विकास है, उनको आप डायरेक्टली जो है माप नहीं सकते हैं। हालांकि अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन उसका एक्चुअल मापन आप लोग जो है वो नहीं कर सकते हैं। जैसे हड्डियों की लंबाई में वृद्धि होती है तथा यह बढ़कर या विकसित होकर मजबूत व पुष्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट है आपका, देखिए अभिवृद्धि एवं विकास में क्या अंतर है, इस चीज से आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभिवृद्धि एक निश्चित आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति है, उसका हाइट हो गया या वेट हो गया, वो एक निश्चित अवधि तक ही चलेगा, निश्चित आयु तक ही चलेगा। ऐसा तो नहीं है कि जीवन भर उसका हाइट बढ़ते रहेगा या फिर जीवन भर उसका जो वजन है वो बढ़ते रहेगा, ऐसा नहीं होता है। लेकिन विकास क्या है, विकास ऐसा चीज है जो मृत्यु पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। यानी कि विकास ऐसा चीज है जो आपका जब तक आप मृत्यु पे नहीं पहुंच जाते तब तक आपका चलेगा। व्यक्ति देखिए निरंतर समाज से कुछ ना कुछ सीखते रहता है, भले वो चीज छोटा हो बड़ा हो, लेकिन हमेशा जो है वो बचपन से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ वो सीखते रहता है, तो वो आपका हो गया विकास। वृद्धि का जो स्वरूप है वो बाह्य है, जबकि विकास का जो स्वरूप है वो आंतरिक एवं बाह्य दोनों है। देखिए, विकास के अंतर्गत जो है
वो वृद्धि भी आ जाएगा। ठीक है, एक तरह से समझ लीजिए कि वृद्धि जो है एक छोटा चीज है एंड विकास बहुत व्यापक चीज है, बहुत बड़ा चीज है, एंड विकास के अंदर ही आपका वृद्धि भी समाहित हो जाएगा। आगे है वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलती। ठीक है, जैसे कभी हमारी लंबाई बढ़ती है तो कभी हमारा शरीर हमारा जो है भार बढ़ता है, वजन बढ़ता है, जबकि विकास एक निश्चित क्रम में होता है। ये सब जितना भी पॉइंट हम आपको बता रहे हैं वो सब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट को कॉपी में लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि यही सब पॉइंट से आपके एग्जाम में सवाल बनते हैं। पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा क्रम के अनुसार नहीं चलता या फिर क्रम के अनुसार चलता है, तो वृद्धि आपका क्रम के अनुसार नहीं चलता, क्योंकि कभी हमारा लंबाई बढ़ेगा, कभी हमारा भार बढ़ेगा, सभी जो वो क्रम से नहीं चलता है। ठीक है, जबकि विकास जो है एक निश्चित क्रम में होता है। ठीक है, जैसे कि हमें अपना जितना विकास करना होता है उतना हो जाता है, मानसिक विकास, सामाजिक विकास जितना हम चाहेंगे उतना होगा। जितना अगर आप ध्यान दीजिएगा, पढ़िएगा चीज़ों को, उतना आपका मानसिक विकास होगा। जितना आप समाज में रहिएगा, नई नई चीज़ों को सीखिएगा, उतना सामाजिक विकास होगा। तो यहाँ पे कर्मता जो है वो देखने को मिलती है, कर्म जो है वो देखने को मिलेगी। ठीक है, आगे है अभिवृद्धि संकुचित अवधारणा है। मैंने आपको बताया कि अभिवृद्धि को एक तरह से आप छोटा चीज मान लीजिए, कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्सेप्ट कह सकते हैं। एक संकुचित नेरो थिंकिंग जैसे होता है। ठीक है, संकुचित सोच, उसी तरह ये एक नेरो कॉन्सेप्ट है, जबकि विकास क्या है, व्यापक अवधारणा है। ठीक है, ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। अभिवृद्धि को मापा तोला नहीं होगा, यहाँ पे तोला जा सकता है। ठीक है, वृद्धि को मापा तोला जा सकता है, जबकि विकास को केवल व्यवहार के आधार पर महसूस किया जा सकता है। अभिवृद्धि दिखाई देती है जबकि विकास दिखाई नहीं देती है। देखिए, किसी का कितना मानसिक विकास है उस चीज को आप देख नहीं सकते, किसी व्यक्ति के पास कितना सामाजिक विकास है, उसका चारित्रिक विकास क्या है, कितना बौद्धिक विकास है, वो सब चीजें जनरली जो है हम लोग उसके व्यवहार से महसूस कर सकते हैं, लेकिन वो चीजें हमें दिखाई नहीं देती। लेकिन किसी भी व्यक्ति का हाइट कितना है, वेट कितना है, वो चीज हमें दिखाई देती है। तो अभिवृद्धि विकास का ही हिस्सा है, जबकि विकास जो है वो स्वतंत्र है। अभिवृद्धि केवल परिमाणात्मक होता है, यानी कि इसको केवल हम लोग माप तोल सकते हैं, लेकिन विकास क्या है आपका, परिमाणात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होता है, क्वालिटेटिव के साथ साथ क्वांटिटेटिव भी होता है। ठीक है, अभिवृद्धि आपका केवल क्वांटिटेटिव होता है, लेकिन डेवलपमेंट आपका क्वांटिटेटिव के साथ साथ क्वालिटेटिव भी होता है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है विकास के क्षेत्र, यानी कि स्कोप क्या क्या है, डेवलपमेंट के क्या स्कोप है। तो देखिए, विकास क्या है, बहुआयामी होता है, यानी कि मल्टी डायमेंशनल होता है और बहुदिशात्मक होता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। विकास जो बहुआयामी होता है एंड बहुदिशात्मक होता है। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं विकास जो है वो बहुत तरह का हो सकता है, जैसे शारीरिक विकास हो रहा है, गत्यात्मक विकास हो रहा है, मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट, सांवेगिक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट हो गया, नैतिक विकास जिसमें हम लोग किसी भी चीज को सही है या गलत है उस चीज का गुण हमें आता है तो वो नैतिकता कहलाता है, भाषा विकास। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुआयामी है, मल्टी डायमेंशनल है, यानी कि विकास को हम लोग बहुत सारे डायमेंशन से जो माप सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए उसको मल्टी डायमेंशनल कहा गया है। तो ये सब चीजों के बारे में आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस नाम याद रखिए। ठीक है, किस टाइप का जो है विकास होता है, तो फिजिकल डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल, मोरल, लैंग्वेज। ठीक है, तो ये सब चीज ध्यान रखिएगा। आगे है आपका मोटर डेवलपमेंट। देखिए, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया इनमें से एक के बारे में जो है वो कभी कभी सवाल पूछा जा सकता है, वो है आपका मोटर डेवलपमेंट। तो इसको केवल आप डिस्क्राइब यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, इसका डिटेल देख लीजिए। देखिए, गत्यात्मक विकास यानी कि मोटर डेवलपमेंट, यह विकास एक तरह से बालक के शारीरिक विकास से ही जुड़ा होता है। यह मसल्स, हड्डियों की क्षमता और उन पर कंट्रोल करने से संबंधित है। ठीक है, गामक विकास में बालकों के चलने, गत्यात्मक का मतलब क्या होता है, मोटर का मतलब ही होता है जो गति में हो, गतिशील अवस्था में हो। ठीक है, मोटर। तो यह विकास एक तरह से बालक के शारीरिक विकास से ही जुड़ा होता है। यह मसल्स हो गया, हड्डी की क्षमता और उन पर कंट्रोल करने से संबंधित होता है। गामक विकास में बालकों के चलने, दौड़ने, कूदने, भोजन करने आदि विषय को शामिल किया गया है। यानी कि जहां कहीं पे आपको गति देखने को मिलेगा, जैसे हाथ आप चला रहे हैं, पैर चला रहे हैं, ठीक है, हाथ से खाना खा रहे हैं, हाथ से लिख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको गत्यात्मक विकास देखने को मिलेगा। ठीक है, गामक विकास को दो भागों में बांटा गया है, फाइन मोटर स्किल, ग्रॉस मोटर स्किल। इसको इंग्लिश में ही नाम याद रखिएगा, फाइन मोटर स्किल एंड ग्रॉस मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल क्या है, तो वैसा स्किल होता है, वैसा काम जहां पे आप मसल्स का कम यूज करते हैं, जैसे लिखते हैं
तो लिखने में आपका मसल्स जो है मांसपेशी का कम यूज होता है। कोई चीज कलर कर रहे हैं, किसी चीज को काट रहे हैं, जैसे पन्ना वगैरह, पेज वगैरह को काटेंगे तो बहुत कम आपका मसल्स का यूज होगा। लेकिन वहीं पे आप अगर स्विम कर रहे हैं यानी कि तैर रहे हैं, जंप कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो यहाँ पे आपका क्या होगा कि मसल्स का ज्यादा यूज होगा, तो ये आपका ग्रॉस मोटर स्किल्स में आ जाएगा। एंड जहां पे मसल्स का कम यूज होगा वो आपका फाइन मोटर स्किल में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है आपका कुछ विकास से संबंधित कथन। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं। यह स्टेटमेंट को आपको एज इट इज याद रखना है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट है एंड ये लाइन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। श्रीमती हरलॉक के अनुसार विकास में गर्भ में आने से लेकर मृत्यु तक मानव में परिवर्तन होते रहते हैं। यानी कि विकास में क्या होता है, तो गर्भ से लेकर मृत्यु तक मानव में जो परिवर्तन होता रहता है उसी को विकास कहते हैं। एंड ये बात आपका श्रीमती हरलॉक जी का कहना था। आगे है मुनरो के अनुसार, तो परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था, यानी कि परिवर्तन सीरीज जो है, परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था जिसमें बालक भ्रूण अवस्था से प्रौढ़ा अवस्था तक गुजरता है, उसे हम लोग विकास के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है जेम्स ड्रेवर के अनुसार, विकास मनुष्य या प्राणी में एक प्रगतिशील परिवर्तन है। देखिए ये लाइन याद रखिएगा, प्रगतिशील परिवर्तन। ठीक है, विकास मनुष्य या प्राणी में एक प्रगतिशील परिवर्तन है जो एक निश्चित लक्ष्य की ओर ले जाता है। तो ये 3 स्टेटमेंट याद रखिएगा, आपको सवाल देखने को मिल सकता है। ठीक है, हालांकि बहुत सारा स्टेटमेंट है लेकिन सभी स्टेटमेंट को आप याद नहीं कर पाइएगा एंड बहुत कम चांसेस होता है वो सब चीज पूछने को पूछा जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने केवल वही चीज बताया जो एग्जाम में पूछा गया है किसी ना किसी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में, एंड ये सब आगे भी पूछा जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये स्टेटमेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए तो ये आपका आज के क्लास का लास्ट थ्योरी था। अब हम लोग इससे रिलेटेड जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखते हैं। देखिए सवाल है आपका, विकास की प्रक्रिया में बालक के अंतर्गत किस प्रकार का परिवर्तन आता है, केवल मात्रात्मक, गुणात्मक, मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे विकास की प्रक्रिया, तो विकास में आपका दोनों देखने को मिलेगा ना, मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों चीज देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है शारीरिक अर्थ में, सामाजिक अर्थ में, संवेगात्मक। देखिए सामाजिक, संवेगात्मक, बौद्धिक, ये तो आपका क्या हो गया, विकास हो गया। आपका क्या सही हो जाएगा, शारीरिक अर्थ में। अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग शारीरिक अर्थ में देखने को मिलता है। चलिए आगे है आपका, अभिवृद्धि और विकास में क्या अंतर है। अभिवृद्धि मात्रात्मक होता है, बिल्कुल सही बात है, जबकि विकास गुणात्मक होता है। देखिए विकास आपका गुणात्मक के साथ साथ क्या होता है, मात्रात्मक भी होता है। हालांकि ये केवल गुणात्मक दिया है, ठीक है, कोई गलत यहाँ पे नहीं दे रखा है। आगे देखते हैं, अभिवृद्धि अस्थायी होता है लेकिन विकास अस्थायी होता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। दोनों समान है, नहीं, विकास केवल शारीरिक परिवर्तन से संबंधित होता है, गलत। तो आपका ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। ठीक है, अगला, मानव विकास की प्रक्रिया कैसी होती है, अचानक होती है, नहीं, निरंतर और क्रमिक होती है, बिल्कुल क्रमिक होती है, मैंने आपको बताया था, कंटिन्यूअस एंड यहाँ पे सीरीज वाइज होती है, क्रमिक होती है। केवल किशोरावस्था तक सीमित, देखिए सीमित वाला बात केवल यहाँ पे देखने को मिलता है अभिवृद्धि में। ठीक है, जो एक अवस्था के बाद रुक जाता है, केवल बचपन में, तो ये सब तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। टेकवर्ड से भी आप इस ऑप्शन को काट सकते हैं। ठीक है, चलिए, शारीरिक वृद्धि को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है, तो शारीरिक वृद्धि यानी कि ग्रोथ को यहाँ पे कौन सा इफेक्ट करेगा। तो देखिए भाषा से तो शारीरिक वृद्धि का कोई मतलब नहीं है, नैतिकता से भी कोई भी मतलब नहीं है, शिक्षा से भी कोई मतलब नहीं है। ये सब कहाँ पे काम आता, ये सब आपका विकास में विकास का कारक हो सकता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो वृद्धि का पूछा है, तो वृद्धि का हो जाएगा पोषण, खान पान। ठीक है, आगे, शारीरिक विकास के किस चरण में वृद्धि की गति सबसे अधिक होती है, तो शारीरिक विकास के किस चरण में वृद्धि की गति सबसे अधिक होगा, तो वृद्धि का गति जो है सबसे अधिक किसमें होता है, शैशव अवस्था में। जब हम लोग जो है विकास की अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे तो इस चीज के बारे में और भी डिटेल से बात करेंगे कि किस अवस्था में क्या क्या गुण देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट, विकास किस प्रकार का होता है, तो विकास आपका क्रमिक होता है, बिल्कुल सही बात है, अचानक नहीं होता है, एक दिशा में नहीं होता, बहुदिशात्मक होता है, मल्टी डायरेक्शनल होता है, साथ ही बहुआयामी होता है, जो कि मैंने आपको बताया, और संबंध होता है, ये आपका नहीं होगा, क्रमिक सही होगा। आगे, बच्चों में भाषा विकास को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है,
भाषा विकास के बारे में बात कही जा रही है। तो भाषा विकास कहाँ से सीखता है? आनुवांशिकता से? बिल्कुल नहीं। पारिवारिक और सामाजिक वातावरण, शिक्षा की औपचारिक शुरुआत, आर्थिक स्थिति, ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। पारिवारिक एवं सामाजिक वातावरण बिल्कुल सही है। भाषा का विकास ज्यादातर कहाँ से देखने को मिलेगा? पारिवारिक एवं सामाजिक वातावरण से। ठीक है, अगला सवाल है आपका कि बालक के शारीरिक विकास को सर्वाधिक रूप से प्रभावित करने वाला कारक है। पौष्टिक भोजन, खेलकूद, सुरक्षा की भावना, आनुवांशिकता। देखिए, शारीरिक विकास के बारे में बात कही जा रही है, यानी कि ये इनडायरेक्टली आपका अभिवृद्धि को, यानी कि वृद्धि को जो है वो इंडिकेट कर रहा है, यानी कि आपका यहाँ पे वृद्धि के बारे में ही बात कही जा रही है। एंड इसका राइट आंसर हो जाएगा आनुवांशिकता। यहाँ पे पौष्टिक भोजन मत दीजिएगा, यहाँ पे इससे अच्छा ऑप्शन आनुवांशिकता दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 में भी इसी टाइप का सवाल देखने को मिला था, लेकिन वहां पे आपका आनुवांशिकता ऑप्शन नहीं था। ठीक है, ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट है आपका विकास मनुष्य में होता है किशोरावस्था के अंत में? बिल्कुल नहीं। बचपन के अंत में? वयस्कता के प्रारंभ तक? ये भी नहीं हो जाएगा। जीवन भर विकास जो है वो लाइफ टाइम तक होते रहता है, मृत्यु तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य है? यह पूर्वानुमानित पैटर्न का पालन नहीं करता है। ये एक पैटर्न पे होता है, एक क्रम पे होता है। ठीक है, ये बात तो मैंने आपको बताया था। यह आनुवांशिकता और पर्यावरण की परस्पर क्रिया का उत्पाद है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, व्यक्ति का जो विकास है वो आपका आनुवांशिकता और पर्यावरण, यानी कि कह सकते हैं कि हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का यहाँ पे जो है वो प्रोडक्ट होता है, यानी कि उत्पाद होता है। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, सभी व्यक्तियों की विकास दर समान होती है? बिल्कुल भी नहीं। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ता है? नहीं, विकास जो है वो हमेशा सामान्य की से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका विकास मनुष्य या प्राणी में एक प्रगतिशील परिवर्तन है जो एक निश्चित लक्ष्य की ओर ले जाता है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया? तो मैंने आपको बताया था, ये आपका प्रगतिशील, ये नाम को याद रखना है, इस टर्म को, जेम्स ड्रेवर। बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं कि बाल विकास का सिद्धांत होता क्या है। तो देखिए, बाल विकास एक महत्वपूर्ण विषय है जिसमें विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने बच्चों के मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास को समझाने के लिए विभिन्न तरह के सिद्धांत दिए हैं। इन सिद्धांतों के माध्यम से हम बच्चों को सोचने, समझने, व्यवहार करने की प्रक्रिया को समझ सकते हैं। देखिए, यहाँ पे नोट्स को जो है इतने आसान लैंग्वेज में बनाया गया है कि आप एक बार में पढ़ के ही आसानी से सभी चीज़ें समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया कि बाल विकास का सिद्धांत क्या है, कि विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा बालकों के जो मानसिक विकास है, शारीरिक विकास है, सामाजिक या भावनात्मक विकास है, ओवरऑल कहा जाए तो जितने भी प्रकार के विकास है उस चीज़ को समझाने के लिए जो है वो अनेक तरह का सिद्धांत दिया गया है। एंड इसके माध्यम से हम लोग समझ क्या सकते हैं कि बच्चे की जो सोचने की, समझने की जो शक्ति है, जो प्रक्रिया है, उसके बारे में हम लोग जो है वो पता लगा सकते हैं, समझ सकते हैं। तो बेसिकली जो है वो इसके अंतर्गत आपको 10 इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल के बारे में पढ़ने को होता है। ठीक है, एंड वहीं से आपके एग्जाम में सवाल देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन कि वो सब प्रिंसिपल आपका क्या है। पहला सिद्धांत है आपका समान प्रतिमान का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर पैटर्न। प्रत्येक प्रजाति, चाहे वह पशु प्रजाति हो या मानव प्रजाति, अपने प्रजाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करता है। संसार के समस्त भागों में मानव शिशुओं के विकास का प्रतिमान एक ही है। तो देखिए, यह सिद्धांत बेसिकली कहना क्या चाहता है कि इस संसार में जितना भी जीव जंतु है सभी अपने जाति को फॉलो करता है, अपने जाति के पैटर्न को फॉलो करता है। एक कुत्ता का बच्चा कुत्ता ही होगा, बिल्ली का बच्चा बिल्ली ही होगा, हाथी का बच्चा हाथी ही होगा। ठीक है, यानी कि अपने जो जाति को फॉलो करता है। ठीक है, अब ऐसे आप समझिए कि जैसे मान लीजिए कि एक बिल्ली का बच्चा है, तो जाहिर सी बात है जो बिल्ली का बच्चा है उसमें जो कान होगा, जो मुंह होगा, जैसा बॉडी पार्ट्स होगा, सेम बिल्ली के जैसा ही होगा। तो कहीं ना कहीं वो क्या कर रहा है कि फॉलो कर रहा है, अपने पैटर्न को जो है वो फॉलो कर रहा है, बनाए हुए रखा है। और किसके जाति को? अपने ही जाति को। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि एक बिल्ली का जो भी बॉडी पार्ट्स होगा, कान होगा, मुंह होगा, वो कुत्ता के जैसा दिखेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो इस सिद्धांत का मतलब वही है कि प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर पैटर्न, प्रत्येक जो जीव जंतु है या फिर प्रजाति है
वो एक सिमिलर पैटर्न पे चलेगा, जैसा पहले वाला था वैसा ही वो आगे भी दिखाएगा, आगे होगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो ज़्यादा आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, बस इसका नाम याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका बाल विकास का सिद्धांत है या फिर बाल विकास का सिद्धांत नहीं है। एंड इसके बारे में आपको डिटेल में बीएड में पढ़ना है। ठीक है, एंड अगर आप आगे सीटेट का एग्ज़ाम दोगे तो वहाँ पे भी आपको ये चीज़ पढ़ना है। ओके, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दूसरा है विकास की दिशा का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। देखिए, बालक का जब विकास होता है तो वो एक निश्चित दिशा में होता है। ठीक है, जैसे तैसे नहीं होता है, एक निश्चित दिशा में होता है। एंड इसमें आपको दो टर्म जो है वो बहुत अच्छे से याद रखना है। पहला है सिफेलोकॉडल एंड दूसरा है प्रॉक्सीमोडिस्टल। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एंड अभी तो आपका काम देगा, आगे भी अगर आप कोई भी टेट का एग्जाम दीजिएगा तो ये दो वर्ड आपको बहुत देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए आखिर ये है क्या। तो विकास की दिशा जो है सिर से पेड़ की तरफ चलती है। ठीक है, जब हमारी विकास की दिशा सिर से पेड़ की तरफ होगी तो इसे हम लोग सिफेलोकॉडल कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए सिर से पेड़ की ओर हमारा जो है विकास की दिशा अगर चल रहा है तो हम इसको क्या कहेंगे, सिफेलोकॉडल। दूसरी तरफ जब हमारे विकास का क्रम मध्य से शुरू होकर बाहर की तरफ होता है तो यह आपका प्रॉक्सीमोडिस्टल कहलाता है। ठीक है, प्रॉक्सीमोडिस्टल आप देख सकते हैं कि मध्य से शुरू होकर बाहर की ओर चल रहा है, तो हम इसको कहेंगे कि ये हमारा क्या है, प्रॉक्सीमोडिस्टल। ठीक है, अब एक सवाल आपको देखने को मिल सकता है कि बताइए रीढ़ की हड्डी हृदय से पहले विकसित होती है। रीढ़ की जो हड्डी है वो क्या होगा, हृदय से पहले विकसित हो गया, तो ये आपका क्या है, प्रॉक्सिमेट डिस्टल है, यानी कि ये मध्य से शुरू होकर बाहर की ओर आ रहा है, तो ये यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, प्रॉक्सिमोडिस्टल। तो इसी टाइप का सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये दो वर्ड आप ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, यानी कि निरंतरता का सिद्धांत। विकास कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है या जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। केवल इसकी गति कभी तेज हो सकती है या फिर कभी धीरे धीरे हो सकती है। यह माँ के गर्भ से मृत्यु तक चलता है। तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी ये जो वर्ड है इसका मतलब ही यही होता है कि लगातार चलने वाला। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रिंसिपल है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। देखिए, इस दुनिया में जितना भी जीव जंतु है वो सब एक दूसरे से भिन्न है। ठीक है, यद्यपि मानव विकास का एक समान प्रतिमान होता है, किंतु वंशानुक्रम एवं वातावरण की भिन्नता के कारण प्रत्येक व्यक्ति में विकास में कुछ भिन्नता भी होती है। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि किसी भी जीव जंतु का विकास है वो दो चीज़ों के परिणाम स्वरूप होता है, एक वंशानुक्रम एंड वातावरण। यानी कि वंशानुक्रम क्या है कि माता पिता से कुछ लक्षण उनके बच्चों में देखने को मिलता है। दूसरा वातावरण, तो वातावरण से जो है वो यहाँ पे बाल बच्चों में क्या होता है, कुछ प्रभाव पड़ता है। तो किसी भी विकास के बारे में बात की जाए तो ये दोनों का परिणाम है, वंशानुक्रम एवं वातावरण। अगर यहाँ पे ये आपसे पूछा जाए कि बताइए कि किसी का विकास है वो इन दोनों में से किस पे डिपेंड करता है, केवल वंशानुक्रम केवल वातावरण, तो ये दोनों आपका गलत हो जाएगा। केवल वर्ड जहाँ पे आ जाएगा वो आपका गलत हो जाएगा। दोनों आपका यहाँ पे मुख्य भूमिका निभाता है। ठीक है, दोनों का इंपॉर्टेंट रोल है, कोई भी कम कोई भी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा, किसी चीज़ को आप इग्नोर नहीं कर सकते। आगे है कि किंतु वंशानुक्रम एवं वातावरण की भिन्नता के कारण प्रत्येक व्यक्ति के विकास में कुछ भिन्नता होती है। जिस प्रकार कोई भी दो व्यक्ति पूर्ण रूपेण एक समान नहीं हो सकते, उसी तरह दो अलग अलग व्यक्तियों का विकास भी पूर्ण रूपेण एक तरह नहीं होगा। इसके अतिरिक्त बालकों और बालिकाओं के विकास में भिन्नता होती है। जाहिर सी बात है कि बालिकाओं का शारीरिक विकास बालकों के शारीरिक विकास से बहुत अधिक अंतर होता है, बहुत अधिक भिन्न होता है। तो ये बात आप समझ सकते हैं कि दो व्यक्ति कभी भी समान नहीं हो सकते हैं। एंड इसके पीछे रीजन क्या है, वंशानुक्रम। इसके पीछे रीजन क्या है, वातावरण। दोनों का यहाँ पे क्रिया के परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति दूसरे के से बिल्कुल अलग होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आगे है सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेस। हमारा विकास सदैव सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर चलता है, ना कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो ये लाइन याद रखिएगा कि हमारा जो विकास होता है वो सामान्य से
विशिष्ट की ओर चलता है। उदाहरण से समझिए, देखिए बालक पहले हर वस्तु मुंह में रखता है, उसके बाद अनुभव द्वारा केवल खाद्य पदार्थों को ही मुख में रखेगा, उसके बाद एक निश्चित समय में निश्चित ढंग से खाना सीख लेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब बच्चा है वो किसी भी चीज़ को मुंह में ले लेता है, सामान्य क्रियाएं करता है, लेकिन जब उसमें दिमाग आता है, वो जब बड़ा होता है तो उसके बाद केवल वही सब चीज़ को मुंह में रखेगा जो खाद्य पदार्थ है, खाने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ हो रहा है कि सामान्य से विशिष्ट की ओर जा रहा है, जनरल टू स्पेसिफिक की ओर। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। छठा है आपका एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का क्या मतलब होता है कि जब दो चीज़ें या दो से अधिक चीज़ें मिल जाती है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। विकास की प्रक्रिया एकीकरण के सिद्धांत का पालन करती है। इनके अनुसार बालक अपने संपूर्ण अंग को और फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है। उदाहरण के लिए, एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर अंगुली को और फिर हाथ एवं उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। अब समझिए इसको और एक एग्जाम्पल से। जैसे कि कोई बहुत छोटा बच्चा है, उसको अगर आप कलम पकड़ा दीजिएगा तो वो क्या करेगा, कलम को पहले पूरे हाथ से पकड़ेगा एंड लिखने का कोशिश करेगा। ठीक है, क्योंकि वो बच्चा है। एंड यहाँ पे क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन देखने को आपको मिलेगा। तो वो शुरू में क्या होगा कि पूरे अपने हाथ से कलम को पकड़ेगा एंड लिखेगा, एंड धीरे धीरे वो जब बड़ा हो जाता है तो वो फिर अपने अंगुलियों के माध्यम से कलम को पकड़ेगा। ठीक है, एंड फिर और बड़ा हो जाएगा तो वो अच्छे से कलम को चलाना सीख जाएगा। तो यहाँ पे एकीकरण का सिद्धांत आपको देखने को जो है वो मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। परस्पर संबंध का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। देखिए मानव विकास में जितने भी विकास आते हैं, जैसे शारीरिक विकास हो गया, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, ये सारे विकास एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, इंटर रिलेशन है। ठीक है, यानी कि एक दूसरे से यहाँ पे संबंधित होता है। ठीक है, देखिए कैसे, इस सिद्धांत के अनुसार बालक के विकास के सभी स्वरूप, चाहे शारीरिक हो गया, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि, एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं। कहावत भी है, जो शरीर से स्वस्थ होता है उसका मानसिक स्तर भी अच्छा होता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर शारीरिक विकास हो रहा है तो यहाँ पे मानसिक विकास भी देखने को मिल रहा है, तथा वह सामाजिक कार्य करने में भी आगे है। एंड अगर उनका मानसिक विकास हो रहा है तो यहाँ पे वो सामाजिक विकास भी देखने को मिल रहा है। तो सभी चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पे स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। आपने ये चीज़ सुना होगा। तो क्या चाह रहा है यहाँ पे कि अगर आपका शारीरिक विकास सही है तो आपका मानसिक विकास भी सही होगा, एंड मानसिक विकास अगर सही होगा तो आप जो है वो सामाजिक विकास या फिर अन्य तरह के विकास को भी आसानी से यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, आपका हो सकता है। तो सभी जो विकास है यहाँ पे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, आपसी संबंध रखता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, विकास कर्म का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट सीक्वेंस। देखिए मानव का जो विकास होता है एक निश्चित क्रम में होता है, जैसे तैसे नहीं होता है। इस सिद्धांत में गामक एवं भाषा विकास एक निश्चित क्रम में होता है। जैसे भाषा के विकास में बालक पहले सुनता है, उसके बाद बोलता है, फिर पढ़ता है, फिर लिखता है, यानी कि जो कॉन्सेप्ट चलेगा LSRW का। ठीक है, यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये चीज़ याद रखिएगा। भाषा का कौशल है, भाषा का 4 कौशल होता है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सभी प्रोसेस है वो आपका एक निश्चित क्रम में होता है। अब ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि बच्चा पहले लिखना शुरू कर देगा या फिर डायरेक्ट पढ़ना शुरू कर देगा, डायरेक्ट बोलना शुरू कर देगा। सबसे पहले क्या होता है, वो बच्चा सुनेगा, अपने आसपास के माहौल से चीज़ों को सुनेगा, समझेगा, फिर वो क्या करेगा, बोलेगा, फिर पढ़ेगा या लिखेगा। तो विकास यहाँ पे एक निश्चित क्रम में होता हुआ दिखाई देता है। ऐसे ही जब बालक गर्भ में होता है तब गर्भावस्था, उसके पश्चात शिशुअवस्था, फिर उसके बाद बाल्यावस्था आता है, किशोरावस्था आता है, के क्रम में विकास होता है। ठीक है, यानी कि बालक सबसे पहले कहाँ पे होगा, गर्भावस्था में, फिर शिशुअवस्था होता है, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था। ठीक है, फिर जाके आपका युवावस्था कह सकते हैं, एंड फिर आपका वृद्धावस्था, ये सब आता है। तो हर चीज़ आपका एक निश्चित क्रम में देखने को मिलेगा, एक सीक्वेंस में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला है वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत। देखिए विकास कभी भी रेखीय नहीं होता, मतलब वह कभी भी सीधी रेखा में नहीं चलता, कभी उसकी गति धीमी होगा तो कभी तेज होगा। ठीक है,
तो ये तो आपको पता है कि विकास कभी भी जो है वो सीधी रेखा में नहीं चलेगा, कभी विकास जो वो तेज होगा तो कभी धीमी होगा। तो ठीक है, ये आपका हो गया। चलिए अगला लास्ट है आपका लास्ट प्रिंसिपल, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया स्टार्टिंग में ही। इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास न केवल वंशानुक्रम के कारण और न केवल वातावरण के कारण वरन दोनों की अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। जैसे परिवार में छोटा बच्चा अपने से बड़ों को देखकर सुनकर उनका अनुकरण करते हुए सीखता है। तो बस इस सिद्धांत का कहना यही है कि किसी का विकास जो है वो आपका हेरिडिटी पे भी डिपेंड करेगा एंड इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं एच यहाँ पे डायरेक्टली है आपका ई का, या मल्टीपल कह सकते हैं, गुणनफल गुना दोनों का किया जा सकता है, यहाँ पे दोनों का प्रोडक्ट का इक्वल होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो बच्चों का जो विकास है वो दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है, दोनों के गुणनफल के बराबर होता है, एच इंटू ई हेरिडिटी इंटू इन्वायरमेंट। तो ये चीज़ याद रखिएगा। केवल पूछा जाए केवल हेरिडिटी तो गलत हो जाएगा, केवल इन्वायरमेंट तो गलत हो जाएगा, दोनों का साथ होना जरूरी है। ठीक है, तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। आई होप कि आपको ये प्रिंसिपल जो है वो समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ा बहुत कहीं डाउट होगा तो एक बार फिर से रिपीट कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि सभी चीज़ें बहुत ही आसान लैंग्वेज में लिखा हुआ है। चलिए देखते हैं अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्रश्न को देखते हैं। पहला सवाल है आपका, गर्भावस्था के समय भ्रूण का विकास सिर से पेड़ों की ओर होता है। देखिए सिर से पेड़ की ओर होने की बात कही जा रही है, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत कहलाएगा? तो सिफेलोकॉडल। मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि सिफेलोकॉडल एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल ये दो ऐसा टर्म है जो आपको बहुत एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो सिफेलोकॉडल यहाँ पे सही हो जाएगा। वही वाला अगर पूछता आपका कि मध्य से शुरू होकर बाहर की ओर जाता है तो वो आपका प्रॉक्सिमोडिस्टल होता, तो सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिफेलोकॉडल। सेकंड सवाल देखते हैं, बालक के व्यक्तित्व के विकास पर किसका प्रभाव नहीं है? ना पर्यावरण और ना ही अनुवांशिक प्रभाव। तो बिल्कुल ये गलत है, क्योंकि दोनों का होता है, पर्यावरण का प्रभाव, अनुवांशिक प्रभाव, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा क्योंकि सूटेबल ऑप्शन यहाँ पे नहीं दे रखा है। हालांकि दोनों अगर साथ में होता तो आपका सही हो जाता। ठीक है, यहाँ पे किसका प्रभाव नहीं है पूछा है। ठीक है, नहीं है तो ये आपका यहाँ पे सूटेबल जो है वो ऑप्शन यहाँ पे दे नहीं रखा है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे है आपका, बच्चे का चिल्लाना रोना उसके किस प्रकार के विकास का प्रारंभिक चरण है? तो रोना चिल्लाना बोलना ये सब क्या है? भाषिक विकास है, लैंग्वेज डेवलपमेंट कह सकते हैं, ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बाल विकास का अर्थ क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट या चाइल्ड डेवलपमेंट। केवल शारीरिक वृद्धि, केवल मानसिक, केवल सामाजिक, संपूर्ण ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में बात कही जाती है चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत। इसके अंतर्गत आपको शारीरिक विकास, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक, जिसको इमोशनल डेवलपमेंट के नाम से भी जाना जाता है, तो सभी तरह के विकास आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अगला है, किसी व्यक्ति की वृद्धि और विकास का उत्पाद है। तो देखिए वह प्रश्न आपका आ गया, उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट मैंने आपको बताया था, तो एच ई का, ठीक है, एच एंड ई का प्रोडक्ट है, तो अनुवांशिकता और पर्यावरण यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है, एक शिक्षक देखता है कि छात्र विज्ञान में उत्कृष्टता प्राप्त करता है, ठीक उसी तरह जैसे छात्र के माता पिता दोनों वैज्ञानिक हैं। देखिए छात्र के माता पिता दोनों वैज्ञानिक हैं, विज्ञान में विद्यार्थियों की योग्यता के बारे में क्या अनुमान लगाया जा सकता है? तो कहने का मतलब यह है कि एक छात्र है जो विज्ञान विषय में जो है वो अच्छा मार्क्स स्कोर करता है या फिर उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है, एंड यहाँ पे देखा जा रहा है कि उसके माता पिता भी जो है वो वैज्ञानिक हैं। तो एक चीज़ तो कन्फर्म है कि यहाँ पे जो है वो हेरिडिटी का गुण है, अनुवांशिक का गुण है, लेकिन हम आपको बताए थे कि कभी भी एक टाइम पे आपको एक चीज़ को फॉलो नहीं करना है, केवल अनुवांशिक को फॉलो नहीं करना है, केवल वातावरण को नहीं करना है, दोनों को साथ में लेके चलना है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा है या पूरी तरह से माता पिता के प्रभाव के कारण है, तो पूरी तरह से कहना यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि इन्वायरमेंट का भी यहाँ पे थोड़ा बहुत जो है भूमिका होगा। इसमें अनुवांशिक कारक और प्रेरक घरेलू वातावरण योगदान करते हैं, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे आपका घरेलू वातावरण एंड अनुवांशिक कारक दोनों भूमिका निभाएगा।
छात्रों को उसके माता पिता द्वारा विज्ञान में जाने के लिए मजबूर किया गया था? बिल्कुल भी नहीं मजबूर किया गया था, तो ये तो आपका ऐसे ही नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। विद्यार्थी की सफलता संयोगवश, यहाँ पे तुक्का वाला बात आ गया, संयोगवश हुआ है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास प्रक्रिया के बारे में सही नहीं है पूछा गया है, जो सही नहीं है। तो विकास एक बहुआयामी होता है, बिल्कुल सही बात यह दे रखा है। विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधता होती है, ये भी सही बात है। व्यक्तिगत मानसिकता, सामाजिक संपर्क की व्यक्तिगत विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो बिल्कुल सही बात है। व्यक्तिगत विकास केवल वातावरणीय कारक पर निर्भर करती है। देखिए आपका रॉन्ग जो ऑप्शन है वो पकड़ा गया, केवल वातावरणीय दे रखा है, जो आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 गलत है, एंड यही आपका पूछा है, नहीं है, तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला सवाल है, बच्चे का विकास शरीर के केंद्र से आरंभ होकर बाहरी अंगों तक होता है। केंद्र से आरंभ हो रहा है यानी कि मध्य से बाहर की ओर, उससे कहीं अधिक दूरी तक विकास की यह प्रवृत्ति क्या कहलाएगी? सिफेलोकॉडल, प्रॉक्सिमोडिस्टल, लोकोमोशनल, यूनिलेटरल। तो मैंने आपको 2 टाइप्स का बताया था डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल के में, जब मैंने आपको डिस्कस किया था तो उस टाइम बताया था सिफेलोकॉडल एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 प्रॉक्सिमोडिस्टल हो जाएगा। पहला सवाल भी आपका कुछ इसी टाइप का था, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन में मैंने इस चीज़ को डिस्कस किया था। चलिए आज के क्लास का लास्ट सवाल है आपका, इस उदाहरण में विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है जहां शारीरिक रूप से अविकसित बच्चे का भावनात्मक, सामाजिक और मानसिक विकास भी निम्न स्तर का होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो 3 तरह का जो विकास दे रखा है, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, सभी जो है यहाँ पे निम्न स्तर का है। यानी कि कह सकते हैं कि तीनों जो है वो यहाँ पे रिलेटेबल नहीं है, कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो एकीकरण का सिद्धांत, तो एकीकरण का सिद्धांत में तो ये चीज़ें नहीं थी आपका। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, अच्छा ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन यहाँ पे सभी निम्न स्तर का है, तो कहने का मतलब है कि ये सभी जो है एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी, तो ये सब आपका नहीं होगा, ये सब अलग चीज़ें बात करती है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में, तो भारत में जो मनुष्य जीवन की अवस्था है उसको यहाँ पे 7 भागों में बांटा जाता है। एक गर्भावस्था जो कि आपका गर्भाधान से लेकर जन्म तक होता है। इसके अलावा शिशुअवस्था जो कि जन्म से लेकर 5 वर्ष तक चलता है। बाल्यावस्था 5 वर्ष से 12 वर्ष तक। किशोरावस्था 12 से 18। युवावस्था 18 से 25। प्रौढ़ावस्था 25 से 55 एंड वृद्धावस्था 55 वर्ष से मृत्यु तक। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी। यानी कि भारत में जो मनुष्य जीवन है उसको 7 अवस्था में बांटा जाता है एंड सभी का आयु यहाँ पे दे रखा है। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो आयु दे रखा है वो विभिन्न विद्वानों के द्वारा अलग अलग दिया गया है। तो हो सकता है कि आप किसी किताब में यहाँ पे जो आयु है वो अलग अलग आपको दिखाई दे, तो इसीलिए मैं आपको बता देता हूँ कि अलग अलग विद्वानों के द्वारा यहाँ पे जो आयु है वो अलग अलग दे रखा है, ठीक है। जैसे कहीं कहीं आपको मिल जाएगा शिशुअवस्था के बारे में, तो यहाँ पे मिल जाएगा 0 से 2 वर्ष, कहीं कहीं आपको जन्म से 5 वर्ष, ठीक है। हालांकि 0 बोलिए या जन्म बोलिए वो तो बात बराबर है, लेकिन कहीं पे आपको 0 से 2 दिखने को मिलेगा, कहीं से आपको 0 से 5 देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे हम आपको साधारण जो क्लासिफाइड किया गया है उसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं। नॉर्मली अगर पूछा जाए आपसे तो आपको यही वाला जवाब देना है। लेकिन ये तो बात हो गई भारत में पूरे मनुष्य जीवन के बारे में, लेकिन इसके बारे में तो हमें नहीं पढ़ना है। हमें क्या पढ़ना है? बाल विकास के बारे में, केवल बालक के बारे में पढ़ना है, ठीक है। चाइल्ड पेडागोजी कह लीजिए या चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में हमें जो है यहाँ पे पढ़ना है। तो हम लोग क्या करेंगे, केवल चाइल्ड डेवलपमेंट में जो स्टेजेज आती है, जो अवस्था होती है, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बाल विकास में 4 अवस्था के बारे में डिस्कस किया जाता है, गर्भावस्था, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। ये 4 अवस्था के बारे में हम लोगों के सिलेबस में पढ़ना है। बाकी जो 3 अवस्था है इसके बारे में नहीं पढ़ना है। तो इतना बात आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो चलिए 1 बाय 1 हम लोग इन चारों के बारे में डिस्कस करेंगे एंड इसके प्रॉपर्टी को जानेंगे जहां से एग्जाम में आपका सवाल पूछा जाता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रीनेटल स्टेज यानी कि गर्भावस्था, ठीक है।
देखिए गर्भावस्था क्या होता है कि गर्भधारण से जन्म तक की अवस्था गर्भावस्था कहलाती है, यानी कि प्रेगनेंसी जब होती है तब से लेकर जब तक बच्चे का जन्म ना हो जाए वो अवस्था आपका गर्भावस्था कहलाएगा। ठीक है, इसका जो अवधि होता है वो 9 महीना या 280 दिन होता है, सबको मालूम होगा। कभी कभी इसका सप्ताह पूछ लिया जाता है कि कितना वीक होता है टाइम, तो सप्ताह निकालने के लिए क्या करना होगा, 280 को 7 से भाग दे दीजिए, 7 चौक 80 हो गया, यानी कि 40 सप्ताह। तो ये चीज़ भी याद रखिएगा, या 9 महीना या 280 दिन या 40 सप्ताह। ठीक है, अगला पॉइंट है, यह अवस्था माता के कंसेप्शन से शुरू होती है, यानी कि गर्भाधान से शुरू होती है। गर्भावस्था को 3 चरणों में बांटा गया है। तो 3 चरण कौन कौन से हैं, एक होता है बीजावस्था, भ्रूणावस्था, गर्भस्थ शिशु की अवस्था। ठीक है, ये 3 चरण है। तीनों का आयु यहाँ पे दे रखा है, 2 सप्ताह तक, 2 सप्ताह से 2 महीना तक, 2 महीना से जन्म तक। ठीक है, तो इसको ध्यान में रख सकते हैं आप। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब जो 3 भागों में मैंने बांटा था इसे, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी रख लीजिए। बीजावस्था, जिसका दूसरा नाम भ्रूणिक है या डिंबावस्था है, यह अवस्था 0 से 2 सप्ताह तक रहती है। इस अवस्था में बालक आकृति एक बीज की समान रहती है, यानी कि बालक का जो शेप रहेगा वो एक सीड के समान, यानी कि बीज के समान, किसी चीज का आप बीज देखे होंगे, एंड इसी के कारण इसका नाम भी है बीजावस्था। ठीक है, बीजावस्था यानी कि किसी के सीड बहुत छोटा रहेगा, वो उसका जो शेप रहेगा आकृति बहुत छोटा रहेगा। सेकेंड है भ्रूणावस्था, या इसी का दूसरा नाम है भ्रूणीय या पिंडावस्था। इसका टाइम पीरियड ध्यान रखिएगा, 2 सप्ताह से लेकर 2 महीना तक। ठीक है, यानी कि 8 सप्ताह तक रहती है। इसमें शिशु का विकास सर्वाधिक तीव्र होता है, यानी कि इसके कंपेयर में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे जो शिशु का विकास होगा जाहिर सी बात है तीव्र होगा। और इसी अवस्था में शिशु की श्वसन नली की शाखाएं हो गया, फेफड़ा, यकृत, अग्नाशय, थायराइड ग्रंथि, लार ग्रंथि आदि का निर्माण शुरू हो जाता है। इस अवस्था में 3 परतों के द्वारा बालक का शारीरिक निर्माण होता है। आगे हम लोग बात करेंगे कि किस टाइप का सवाल पूछा जा सकता है यहाँ से। ठीक है, तो देखिए 3 यहाँ पे हो गया, 3 लेयर, 3 स्तर कह सकते हैं, एक्टोडर्म, मीसोडर्म, एंडोडर्म। याद रखिएगा जो सेकेंड अवस्था आपका है, ठीक है, ये जो सेकेंड अवस्था है आपका भ्रूणावस्था, जिसको हम लोग पिंडावस्था के नाम से भी जानते हैं, इसको यहाँ पे 3 परतों में बांटा जाता है। ये 3 परत आपका ये है एक्टोडर्म, मीसोडर्म, एंडोडर्म। ठीक है, इसे बाहरी परत भी कहते हैं। इसके द्वारा त्वचा, बाल इत्यादि अंगों का निर्माण होता है। मीसोडर्म, इसके द्वारा बालक की मांसपेशियों का निर्माण होता है। एंडोडर्म, इसके द्वारा बालक का मस्तिष्क हो गया, हृदय आदि अंगों का निर्माण होता है। तो ये सब कुछ बेसिक डिटेल जो है वो याद रखिएगा। अब देखिए सवाल कैसे पूछा जा सकता है कि बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका भ्रूणावस्था का स्तर नहीं है या परत नहीं है। तीनों का ऑप्शन दे देगा, तीनों का नाम दे देगा, इसके अलावा कोई और एक नाम ऐड कर देगा और पूछ देगा कि कौन सा नहीं है। ठीक है, तो आपको अगर तीनों नाम याद है तभी आप टिक कर सकते हैं। सेम यहाँ पे पूछ लिया जाएगा कि बताइए गर्भावस्था का जो है कौन सा यहाँ पे पार्ट जो है वो नहीं है, या फिर कौन सा यहाँ पे कह सकते हैं कि अवस्था नहीं है, तो बीजावस्था, भ्रूणावस्था, गर्भस्थ शिशु की अवस्था, तीनों का नाम आपको याद रखना पड़ेगा। एंड ये तीनों ऑप्शन में आपको देखने को मिल सकता है, इसके अलावा कोई अदर ऑप्शन भी आपको मिक्स कर देगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें कुछ बेसिक जानकारी आपको याद रखना है, ज़्यादा डीप में आपको नहीं जाना है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। जो मेन टर्म है आपका, ये सब जो टर्म है एक्टोडर्म, मीसोडर्म, एंडोडर्म, ये सब याद रखिएगा। जो सब टाइप में बांटा गया है वो सब ध्यान में रखिएगा। अब तीसरा जो यहाँ पे है गर्भस्थ शिशु की अवस्था, यह अवस्था 8 सप्ताह से लेकर जन्म तक रहती है, अर्थात 2 माह से 9 माह तक रहती है। ध्यान रहे गर्भावस्था में शिशु को पीड़ा का अनुभव नहीं होता है और उसका विकास सिर से पेड़ की ओर होता है। अच्छा, सिर से पेड़ की ओर, अब आपको याद आया होगा अगर आपने पहला वाला क्लास देखा होगा, यानी कि अभी तक जो 14 क्लास हो चुका है, अगर आपने वो सब क्लास देखा होगा तो यहाँ से आपको एक बात याद आई होगी कि जिसमें मैंने यही विकास के जो सिद्धांत थे, बाल विकास का सिद्धांत, उसमें मैंने ये चीज़ बताया था। ठीक है, कि जब विकास जो है वो सिर से पेड़ की ओर होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं। एंड जब विकास कह सकते हैं मध्य से बाहर की ओर होता है तो उसको किस नाम से जानते हैं। 2 टर्म को मैंने इंट्रोड्यूस किया था यहाँ पे, एक सिफेलोकोडल एंड एक होता था प्रॉक्सिमोडिस्टल। तो यहाँ पे आपको जवाब देना है, कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब दीजिएगा कि यहाँ पे कौन सा चीज़ देखने को मिल रहा है, सिर से पेड़ की ओर सिफेलोकोडल मिल रहा है या फिर प्रॉक्सिमोडिस्टल देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, आगे देखिए
जन्म से पूर्व शिशु को गंध का अनुभव नहीं होता, लेकिन गर्भावस्था के तीसरे माह में शिशु की स्वाद इंद्रियां जैसे कि मुख, नाक, कान, गला आदि का विकास प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि हम लोग सेंस ऑर्गन के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे स्वाद नहीं होगा, सेंस ऑर्गन हो गया ये। ठीक है, तो सेंस ऑर्गन का विकास जो यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। तो ये सब कुछ बेसिक डिटेल था आपका गर्भावस्था के बारे में। आगे देखते हैं, सेकेंड जो अवस्था है आपका शिशुआवस्था, इन्फेंसी स्टेज जिसको कहते हैं, एंड ये जन्म से 6 वर्ष तक चलता है। ठीक है, कहीं कहीं आपको इसका जो आयु है उसमें अंतर देखने को मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे आप याद रखिएगा जन्म से 6 वर्ष। एंड इसको भी आगे चलकर 3 भागों में बांटा गया है, पूर्ण शिशुआवस्था, मध्य शिशुआवस्था, उत्तर शिशुआवस्था। 0 से 2 साल, 2 से 4, 4 से 6 साल, लेकिन तीनों को अलग अलग नहीं पढ़ेंगे, साथ में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसकी कुछ विशेषताएं हैं कि जब बच्चा इस अवस्था में रहता है तो उसमें क्या क्या गुण देखने को मिलता है। देखिए, इस अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर रहता है। जाहिर सी बात है, बच्चा है तो माता पिता पे डिपेंड रहेगा ही रहेगा। ठीक है, बहुत छोटा है भी, इस अवस्था में बहुत छोटा रहता है, खिलौने की अवस्था रहता है, हमेशा खेलता कूदता रहता है, आत्म प्रेम की भावना, स्वार्थी होता है, यानी कि अपना चीज किसी को नहीं देगा, अपना जो खिलौना वगैरह रहता है खेलने वाला वो सब दूसरे बच्चों को नहीं देता है, ये सब आपको मालूम होगा। कल्पना जगत में विचरण करता है। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट याद रखिएगा कि पूछा जाता है कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कौन सा है, किशोरावस्था, शिशुआवस्था, बाल्यावस्था या गर्भावस्था। तो आपको जवाब देना होगा शिशुआवस्था। तो ये सब जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ यही सबसे सवाल पूछा जाता है। एंड ये आपका केवल बीएड एंट्रेंस एग्जाम में काम नहीं देगा, आगे अगर आप कोई भी टेट का एग्जाम देते हैं तो वहाँ भी आपको ये सब सवाल देखने को मिलेगा। एंड अगर आपके पास कोई बीएड का गाइड बुक होगा तो आप भले भांति ये सब चीज़ को देखते होंगे अपने गाइड बुक में, वो सब में ये जो टॉपिक है वो अच्छे से दिया होगा। ठीक है, सीखने का आदर्श काल के नाम से जाना जाता है। नैतिकता का अभाव, भावी जीवन का आधारशिला। तो ये सब पॉइंट आपको याद रखना है कि ये सब जो गुण है किसमें देखने को मिलेगा, शिशुआवस्था में। ठीक है, इस अवस्था में बच्चा जो है अनुकरण द्वारा सीखता है, यानी कि फॉलो करता है। आप जैसा कीजिएगा आपको देख देख के बच्चा वैसा ही करने सीखेगा। ठीक है, उत्तम शिक्षण विधियां। देखिए, इस टाइम में जो बच्चों को पढ़ाने के लिए या शिक्षित करने के लिए किंडरगार्टन, खेल व मॉन्टेसनरी विधि, ठीक है, ये उपयुक्त है एंड इसका उपयोग यहाँ पे जो है वो किया जाता है। बालकों में सर्वाधिक शारीरिक व मानसिक विकास इसी अवस्था में होता है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक वैलेंटाइन ने इस अवस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है। ये वाला भी आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि बताइए किस वैज्ञानिक ने यहाँ पे शिशुआवस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है, ये पूछा जा सकता है। या फिर ये पूछा जा सकता है कि सीखने का आदर्श काल किस अवस्था को कहा जाता है। तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा। प्रसिद्ध दार्शनिक रूसो का मानना है कि बालक के हाथ पैर व नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं। ठीक है, ये वाला भी ध्यान रखिएगा कि किसने कहा था कि बालक के हाथ पैर और आँख जो है, नेत्र जो है वो उसका प्रारंभिक शिक्षक होता है, प्राइमरी टीचर होता है। शिशुआवस्था में बालक में सभी संवेग विकसित हो चुके होते हैं, यानी कि जितना भी इमोशन है वो विकसित हो चुका होता है। लेकिन इस अवस्था के बालक में भय संवेग सर्वाधिक सक्रिय रहता है, यानी कि डर का जो संवेग है, इमोशन है, वो ज़्यादा रहता है। ठीक है, भूत वगैरह से अगर आप डराइएगा तो वो ज़्यादा डरेगा। तो ये चीज़ आप लोग भलीभांति समझ सकते हैं। आगे है आपका शिशुआवस्था में मानसिक विकास। देखिए, शिशुआवस्था में आपको गर्भावस्था तो हम लोग पढ़ लिए, अब गर्भावस्था में मानसिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, ठीक है, ये सब नहीं होता है क्योंकि वो तो अभी जन्म भी नहीं लिया है, तो वहाँ पे ये चीज़ देखने को नहीं मिलेगा। तो आगे जो है आपका शिशुआवस्था, यहाँ पे आपका शारीरिक विकास देखने को मिलेगा, मानसिक विकास देखने को मिलेगा, नैतिक विकास, सामाजिक विकास, चारित्रिक विकास, यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट आपको देखने को यहाँ पे मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे सभी डेवलपमेंट को हम नहीं पढ़ने वाले हैं क्योंकि जो जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वही सब चीज़ को देखेंगे एंड जहाँ से एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। जैसे कि शिशुआवस्था के शारीरिक विकास के बारे में आपके बुक में बहुत सारा चीज़ें दे रखा होगा जो कि कहा जाए एग्जाम के दृष्टिकोण से बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है। ठीक है, वो सबसे ना कभी सवाल पूछा गया है एंड ना ही किसी एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए वो सब चीज़ को मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, एंड वहाँ पे जनरली जो है वो इसके शरीर के आकार के बारे में बताया होगा, या फिर कह सकते हैं कि टाइम टू टाइम कैसे बॉडी स्ट्रक्चर चेंज होता है या फिर कैसा परिवर्तन जो है वो होता है, कितना वजन होता है, कितना हाइट होता है, ये सब चीज़ के बारे में
जानने को मिलेगा, लेकिन ये आपके एग्जाम में कभी भी नहीं पूछा जाता है, ना कभी पूछा गया है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो बेसिक चीज़ें हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वही यहाँ पे बताई जा रही है। तो शिशुअवस्था में मानसिक विकास, तो सारेंसन के शब्दों में जैसे जैसे शिशु प्रतिदिन, प्रतिमाह, प्रतिवर्ष बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उसकी शक्तियों में परिवर्तन होता जाता है। तो स्टेटमेंट पे आधारित सवाल कई बार पूछे जाते हैं, इसीलिए ये सब कुछ मुख्य स्टेटमेंट है, आपको ध्यान में रखना है कि किसने कहा कि जैसे जैसे शिशु प्रतिदिन या प्रतिमाह, प्रतिवर्ष बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उसकी शक्तियों में चेंजिंग होता रहता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। जॉन लॉक के अनुसार नवजात शिशु का मस्तिष्क कोरे कागज के समान है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि किसने कहा कि नवजात शिशु का जो मस्तिष्क है, जो दिमाग है, वो खाली पन्ने के समान है या कोरे कागज के समान है। तो यह स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है? जॉन लॉक के अनुसार। ठीक है, जॉन लॉक के द्वारा जो है वो ये चीजें दी गई है। तो ये सब स्टेटमेंट ध्यान में रखिएगा। आगे है शिशुअवस्था में सामाजिक विकास। प्रारंभ में बालक की देखरेख माँ के द्वारा होती है। उस समय माँ ही उसका समाज होता है। शिशु जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था तक स्वार्थी व स्वकेंद्रित होता है। जाहिर सी बात है, जब छोटा बच्चा होता है तो वो अपना खिलौना जो है वो किसी को नहीं देगा, अपना सामान जो है वो किसी दूसरे बच्चा को या फिर किसी को नहीं देना चाहता है। वो बहुत स्वार्थी होता है। ठीक है, एंड जो चाहता है वो करना चाहता है। क्रो एंड क्रो के अनुसार जन्म के समय शिशु ना तो सामाजिक प्राणी होता है और ना ही असामाजिक प्राणी, पर वह इस स्थिति में अधिक समय तक नहीं रह पाता है। जैसे ही वह शिशुअवस्था में आएगा, वो समाज में आ जाएगा, वो अपने माता पिता से सीखने लगेगा, समाज से सीखने लगेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। शिशुअवस्था में संवेगात्मक विकास, यानी कि जो यहाँ पे इमोशनल डेवलपमेंट है वो देखने को मिलता है। ठीक है, शिशुअवस्था में आपका इमोशनल डेवलपमेंट देखने को मिलता है। एंड ये पूछा जाए इमोशनल डेवलपमेंट किस अवस्था से स्टार्ट होता है, तो यहीं से आपका स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि बच्चा का जन्म जो है वो यहाँ पे हो चुका होता है। ठीक है, आगे है शिशु अपने परिवार के बड़े सदस्यों से इमोशनल बिहेवियर का अनुकरण करता है, इसीलिए उसे उन सभी बातों से डर लगता है जिनसे परिवार लोगों को डर लगता है। ठीक है, जोन्स के अनुसार 2 वर्ष के शिशु को सांप से डर नहीं लगता, क्योंकि उसमें भय का विकास नहीं हुआ होता है। अब देखिए यहाँ पे एक बात कही गई है कि एक मनोवैज्ञानिक है, ठीक है, जोन्स, इनका कहना है कि 2 वर्ष के बालक को जो है वो सांप से डर नहीं लगता है। एंड आप कभी ध्यान दिए होंगे तो छोटा बच्चा जो है उसके सामने अगर कोई कीड़ा मकोड़ा आ जाए तो वो उसको पकड़ना चाहता है। एंड बहुत बार ऐसा होता है कि वो पकड़ भी लेता है, एंड उसको वहाँ पे ये चीज़ नहीं पता है कि वो काटेगा, उसको नुकसान होगा, उसको दर्द होगा, तकलीफ होगा, वो चीज़ वहाँ पे वो नहीं समझ रहा है एंड उसको डर नहीं लग रहा है। तो होता है, कई बार आप ये चीज़ देख चुके होंगे। तो ये आपका जोन्स के अनुसार है। तो विभिन्न विद्वानों के द्वारा जो है यहाँ पे अलग अलग मत दिए जाते हैं। साइकोलॉजी जो है आपका एक ऐसा सब्जेक्ट ही है, ये जो पेडागोजी वाला जो सब्जेक्ट है आपका ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे अलग अलग विद्वानों के द्वारा अपना अलग अलग यहाँ पे जो सजेशन दिया गया है, अपना मत दिया गया है। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट मत है उसी को आपको ध्यान में रखना है। 3 वर्ष की आयु में वह अकेले रहने, पशुओं से तथा अंधेरे से डरने लगता है। अब हम लोग जानते हैं बाल्यावस्था के बारे में। अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो 4 अवस्था है आपका बाल विकास में, इन चारों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन है, तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका बाल्यावस्था एंड किशोरावस्था। ठीक है, गर्भावस्था एंड शिशुअवस्था से ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछा जाता है, वो सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इन चारों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका बाल्यावस्था एंड किशोरावस्था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ध्यान दीजिएगा, अच्छे से इसको याद रखिएगा। बाल्यावस्था यानी कि चाइल्डहुड, इसका जो उम्र है वो है 6 से 12 वर्ष। बाल्यावस्था जन्मोपरांत मानव विकास की दूसरी अवस्था है, जो शिशुअवस्था की समाप्ति के उपरांत प्रारंभ होता है। यानी कि बाल्यावस्था आपका जन्म के बाद दूसरी अवस्था है एंड ये आपका शिशुअवस्था के बाद आती है। ठीक है, बाल्यावस्था को भी 3 भागों में बांटा जाता है, पूर्व बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। 6 से 8 साल, 8 से 10, 10 से 12, यानी कि 2-2 साल का यहाँ पे डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। अब इसका भी कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं, कुछ गुण देख लेते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें, ये चीज को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई बार यहां से सवाल देखने को मिलता है एंड प्रत्येक एग्जाम में देखने को मिलेगा जहां जहां आपका पेडागोजी या टीचिंग एप्टीट्यूड पेपर रहता है, तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। जीवन का अनोखा काल यानी कि यूनिक पीरियड किसे कहा जाता है, किस अवस्था को कहा जाता है, तो बाल्यावस्था। किसके द्वारा कहा गया? कॉल एवं बुश। जीवन का निर्माणकारी काल, फॉर्मेटिव पीरियड, बाल्यावस्था को कहा जाता है। किसके द्वारा? सिगमंड फ्राइड।
समाजीकरण का काल, पीरियड ऑफ सोशलाइजेशन, किलपैट्रिक के द्वारा कहा गया। छद्म या मिथ्या यानी कि फॉल्स मैच्योरिटी, आपको ऐसा लगता है कि वो मैच्योर है लेकिन होता नहीं है, एंड ये बात किसके द्वारा कहा गया? रॉस के द्वारा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 4 पॉइंट याद रखिएगा। वैचारिक अवस्था का काल, पीरियड ऑफ कॉन्सेप्चुअल स्टेज, डिफिकल्ट पीरियड ऑफ एजुकेशन, ग्रॉस ऑपरेशनल स्टेज, प्ले एज, खेल की आयु, आपका इसी अवस्था को कहा जाता है। टीम एज यानी कि इस अवस्था में बच्चे टीम बनाना पसंद करते हैं, अपने ग्रुप में रहते हैं। बिना काम के भ्रमण यानी कि यूजलेस वॉन्डरिंग, यानी कि बेमतलब का इधर उधर जो है वो भटकते रहते हैं, घूमते रहते हैं। प्रारंभिक विद्यालय की आयु यानी कि प्राइमरी स्कूल एज। टेंडेंसी टू कलेक्ट यानी सामानों को संग्रह करने की टेंडेंसी यहाँ पे बच्चों में पाई जाती है। कोई भी नया चीज होगा वो चाहेगा उसका कलेक्शन करना, उसको संग्रह करना, ठीक है। नैतिक गुणों का विकास होता है, यहाँ पे स्टार्ट होता है। नैतिक गुण यानी कि कह सकते हैं क्या सही है क्या गलत है, उस चीज़ का यहाँ पे स्टार्टिंग जो है वो देखने को मिलेगा। तार्किक चिंतन की अवस्था, लॉजिकल थिंकिंग, आपका लॉजिकल थिंकिंग यानी कि क्या सही है कह सकते हैं, हर चीज़ में लॉजिक खोजना, वो गुण भी यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाता है। गंदी अवस्था, ये भी कई बार देखने को मिला है कि बताइए कौन सी अवस्था को गंदी अवस्था के नाम से जाना जाता है? डटी स्टेज के नाम से जाना जाता है। तो यही है आपका बाल्यावस्था को। गोल्डन एज यानी कि स्वर्णकाल, स्वर्णकाल के नाम से आपका बाल्यावस्था को जाना जाता है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी कि गंदी अवस्था का मतलब आप ऐसा समझिए कि बच्चे जो है वो हमेशा खेलते कूदते रहते हैं, उसको फर्क नहीं पड़ता कि वो साफ सुथरा कपड़ा पहने या ना पहने, ठीक है। तो इस दृष्टिकोण से यहाँ पे इसको जो है वो डटी स्टेज के नाम से यहाँ पे जाना जाएगा, ठीक है। आगे है बाल्यावस्था में मानसिक विकास। इसका भी शारीरिक विकास के बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उसमें ज़्यादा बायोलॉजिकल टर्म दे रखा है एंड वो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। क्रो एंड क्रो के अनुसार जब बालक लगभग 6 वर्ष का हो जाता है तब उसकी मानसिक योग्यताओं का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। ये बात क्रो एंड क्रो के अनुसार कहा गया था। अब पूछिएगा कि ये कौन है, तो ये एक मनोवैज्ञानिक का नाम है, ठीक है। बाल्यावस्था में बालक की चिंतनशीलता में परिपक्वता आती है यानी कि मैच्योरेशन देखने को मिलेगा। छठा वर्ष, चित्र की वस्तुओं के वर्णन। अच्छा, ये सब जो है आपका कि बाल्यावस्था जो मैंने अभी आपको बताया 6 से 12 वर्ष, ठीक है। पूर्व बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। तो यहाँ पे प्रत्येक जो अवस्था है उसमें कुछ चेंजिंग देखने को मिलेगी मानसिक विकास में। कि छठा वर्ष में क्या होगा कि चित्रों की वस्तुओं के वर्णन, 14 से 15 तक गिनती सुनाने की योग्यता आ जाती है तथा स्मरण शक्ति का भी विकास होने लगता है। 7वां साल में क्या होगा कि साधारण वस्तु में अंतर बता देता है। तो ये वाला आपका कभी भी नहीं पूछा जाएगा, इसको याद नहीं भी रखिएगा चलेगा, बस ध्यान में रखिएगा कि ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। इसके अलावा 7वां वर्ष क्या होता है, 8वां क्या होता है, 9वां वर्ष, 10वां वर्ष, 11वां, 12वां, तो ये सब चीज़ें जो है आपका कभी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। हालांकि बस ध्यान रखने के लिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, इस चीज़ को याद रखिएगा। 7वां साल में साधारण वस्तुओं में वो अंतर कर पाएगा। 8वां साल में छोटी कविता या कहानी याद कर सकता है। 9वां वर्ष में समय, दिनांक, वार, साल या सिक्के की पहचान कर सकता है। छोटी कहानी याद कर लेता है 10वां साल में। तर्क, जिज्ञासा व निरीक्षण शक्ति का विकास हो जाता है। 12वां साल में समस्या समाधान की क्षमता का विकास हो जाएगा। देखी फिल्म का 70% बात जो है वो याद रख सकता है, यानी कुछ भी चीज़ उसको दिखाया जाए तो वो चीज़ वो रिपीट कर सकता है, याद रख सकता है, उसके अकॉर्डिंग कहानी बना सकता है, ठीक है। तो ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार पढ़ लिए वो काफ़ी है, ठीक है। एक बार कम से कम अगर बाई चांस आ भी जाए तो याद रहेगा कि ये सब चीज़ें कहाँ पर देखने को मिलती है, तो ये सब चीज़ें आपका बाल्यावस्था में देखने को मिलती है। बाल्यावस्था में सामाजिक विकास यानी कि सोशल डेवलपमेंट। तो हरलोक ने बालक के सामाजिक विकास के निम्न चरण बताए हैं। 6 वर्ष का बालक विद्यालय में प्रवेश के साथ नए मित्र बनाता है, वहाँ के वातावरण से अनुकूलित होकर अपना सामाजिक दायरा बढ़ाता है, ठीक है। वो ग्रुप वगैरह बनाएगा एंड पता चलेगा कि स्कूल के बाद फिर अपना दोस्त के घर चला गया, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगी। अपना ग्रुप टीम बनाने लगेगा। बाल्यावस्था में बालक का व्यक्तित्व बहिर्मुखी होता है। देखिए, एक होता है इंट्रोवर्ट, एक होता है एक्सट्रोवर्ट, ठीक है। एंड ये चीज़ आप लोग भली भांति आज के सोशल मीडिया समय में जान रहे होंगे कि एक्सट्रोवर्ट क्या होता है, इंट्रोवर्ट क्या होता है। तो बाल्यावस्था में जो बच्चा होता है वो एक्सट्रोवर्ट टाइप का होता है, ठीक है। धीरे धीरे यह समूह का सदस्य बनकर साहस, न्याय, निर्णय, सद्भाव, नेतृत्व के गुणों द्वारा अपना सामाजिक विकास करता है। खेल भावना के विकास होता है। यहाँ पे बालक में विभिन्न रुचियाँ यहाँ पे पैदा होता है, ठीक है। तो ये जो अवस्था है आपका बाल्यावस्था, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों में बालक का इंटरेस्ट जागेगा एंड वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो काम करना चाहेगा। बालक में इमोशनल डेवलपमेंट यानी कि संवेगात्मक विकास।
तो पूर्व प्राथमिक तथा प्राथमिक विद्यालयों में बालकों के संवेगात्मक विकास के लिए महिला अध्यापक होनी चाहिए, क्योंकि इस आयु में बालक के लिए माता की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। एंड ये चीज़ आप नॉर्मली प्राइवेट स्कूल में देख पाते होंगे कि वहाँ पे जो पीआरटी बच्चे हैं, प्राइमरी जो बच्चे होते हैं, उनके लिए बेसिकली यहाँ पे लेडीज टीचर को हायर किया जाता है। ज़्यादातर जो है पीआरटी टीचर में लेडीज टीचर ही होती है, ठीक है। 1 to 5 में ज़्यादातर लेडीज टीचर को हायर किया जाता है। एंड ये यही रीज़न है उनका, जो इमोशनल डेवलपमेंट के कारण, ठीक है, ताकि बच्चों का यहाँ पे जो है इमोशनल डेवलपमेंट हो, वो लोग जो है वहाँ पे माता की छवि को देख पाएँ टीचर में, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं किशोरावस्था के बारे में, यानी कि एडोलेसेंस के बारे में, जिसका जो उम्र है वो है आपका 12 से 18 साल। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। एडोलेसेंस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द एडोलिसियर से हुई है, जिसका अर्थ है परिपक्वता की ओर बढ़ना, यानी कि मैच्योरिटी की ओर बढ़ना। एंड इस उम्र में बालक जो है वो थोड़ा थोड़ा मैच्योर होने लगता है, ठीक है। स्टेनली हॉल। अच्छा, इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ अक्सर पूछा जाता है कि किशोरावस्था का जनक किसे कहा जाता है, या फिर किशोरावस्था को आंधी तूफान का काल किसके द्वारा कहा गया है, तो इसी व्यक्ति के द्वारा कहा गया है, स्टेनली हॉल, ठीक है। इन्होंने किशोरावस्था को आंधी तूफान का काल कहा है। एंड इसी को किशोरावस्था का जनक माना जाता है। क्यों माना जाता है? देखिए, इन्होंने क्या किया है कि एडोलेसेंस नामक पुस्तक एक लिखा है, जो कि 1904 में लिखा गया है, प्रकाशित की गई है। इस पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि किशोर में जो भी परिवर्तन दिखाई देते हैं वे अचानक होते हैं, चाहे वो हार्मोनल चेंजिंग हो गया, ठीक है, बॉडी स्ट्रक्चर चेंज हो गया, बॉडी में कुछ चेंज हुआ, तो वो सब जो चेंजिंग है वो अचानक दिखाई देता है। ये बात आपका स्टेनली हॉल के द्वारा कहा गया। और उनका पूर्व अवस्थाओं से कोई संबंध नहीं होता। जैसे कि एक एग्जाम्पल से आप समझिए, जब आप इस अवस्था में प्रवेश करते हैं तो बहुत सारे लड़कों के या लड़कियों के जो चेहरे होते हैं उसमें पिंपल वगैरह जो है वो आना स्टार्ट हो जाता है। एंड ये जो चीज़ स्टार्ट आना हुआ है वो आपका पिछले अवस्था से कोई भी रिलेटेड नहीं है, यानी कि कोई भी संबंध जो है वो पिछली अवस्था से नहीं रखता है। तो इसी कारण इनके द्वारा कहा गया कि जो जो चेंजिंग आएगी वो उनका जो है पूर्व अवस्थाओं से कोई संबंध नहीं होगा। एंड इसी बात के लिए इनको जो है किशोरावस्था का जनक माना जाता है। इसके अलावा भी इन्होंने किशोरावस्था के अंतर्गत बहुत सारे डिस्कवर किए, या फिर बहुत सारे जो है वो नए नए चीज़ों के बारे में बात कही है। एंड इसी कारण से इनको जो है किशोरावस्था की जनक की उपाधि जो है यहाँ पे मिली है। बाल्यावस्था व युवावस्था के मध्य का काल किशोरावस्था है, ये बात मैंने आपको पहले बता दी। अब किशोरावस्था को भी 3 भागों में बांटा गया है, पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था। 12 से 14 साल, 14 से 16, 16 से 18, यानी कि 2-2 वर्षों का यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलेगा। जो काम की बात है वो है आपका विशेषताएं, किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है। एंड यहीं से आपका सवाल बनता है। फिर एक बार इस चीज़ को आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि आपका जो सवाल बनता है वो यहीं से बनता है, ठीक है। नया जीवन का काल, किशोरावस्था को नया जीवन का काल कहा जाता है। अब यहाँ से बहुत लोग सोचते हैं कि नया जीवन का मतलब नया जीवन वो वाला तो नहीं जो आपका शिशुअवस्था था गर्भावस्था के बाद, बिल्कुल भी नहीं। नया जीवन क्यों कहा गया है, अभी आप लोग स्टेनली हॉल का स्टेटमेंट देखें। उन्होंने क्या कहा कि जो चीज़ें यहाँ पे चेंजेज होती है, ठीक है, वो पुराने से कोई मतलब नहीं होता उसका, ठीक है। एकाएक कह सकते हैं अचानक नया परिवर्तन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, इसीलिए यहाँ पे इसको नया जीवन का काल कहा गया है। कॉल एवं बुश के द्वारा ये बात कही गई है। कॉल एवं बुश एक मनोवैज्ञानिक का नाम है। परिवर्तन का काल कहा गया है, यानी कि बहुत सारी चेंजिंग आपको देखने को मिलेगी इस अवस्था में। सर्वाधिक शारीरिक परिवर्तन आपका इसी अवस्था में देखने को मिलता है, ठीक है, चाहे आपका एंड ज़्यादातर आपका हार्मोनल चेंज वगैरह देखने को मिलेगा यहाँ पे। दबाव, तूफान, संघर्ष एवं तनाव का काल, यही बात मैं आपको बताया कि स्टेनली हॉल के द्वारा किशोरावस्था को दबाव, तूफान, संघर्ष एवं तनाव का काल कहा गया है। बच्चे जो होते हैं यहाँ पे किशोरावस्था में बहुत टेंशन में रहते हैं, बहुत उलझन में रहते हैं, चाहे वह उनका करियर को लेके हो गया या फिर किसी भी चीज़ को लेकर हो गया, तो ज़्यादातर यहाँ पे वे लोग टेंशन में रहते हैं, ठीक है। जीवन का सबसे कठिन काल, एंड ज़्यादा टेंशन में रहेंगे, ज़्यादा तनाव में रहेंगे, ज़्यादा संघर्ष करेंगे, तो इसी कारण इनको जीवन का कठिन काल भी कहा गया है। एंड ये बात किलपैट्रिक के द्वारा कहा गया है। बसंत ऋतु, यानी कि एक तरह से अब दूसरे मनोवैज्ञानिक ने इसको बसंत ऋतु भी कहा है। बसंत ऋतु यानी कि बहुत अच्छा काल, जैसे बसंत ऋतु होता है ना, कितना सुहावना काल होता है, सुहाना समय होता है, उसी तरह यहाँ पे इसको जो है बसंत ऋतु भी कहा गया है,
ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मनोवैज्ञानिक जो होता है यहाँ पे वो अपना अलग अलग सजेशन देता है, सभी का यहाँ पे सजेशन अलग अलग है, अपना अपना यहाँ पे सभी ने मत दिया है, ठीक है। तो वो चीज़ ध्यान रखिएगा। समायोजन का अभाव, यानी कि बच्चे जो है इस अवस्था में एडजस्ट नहीं कर पाते, समय के साथ या इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट जो है वो नहीं कर पाते। देशभक्ति की भावना होती है। संवेग जो है यहाँ पे इमोशन जो है वो स्टेबल नहीं होता, ठीक है। इमोशन यहाँ पे चेंजेस होते रहता है या फिर इमोशन जो है वो डगमगाते रहता है। वीर पूजा की प्रवृत्ति, यानी कि हीरो वर्शिप, यानी कि किसी चीज़ को आइडियल मानकर उसका पूजा करना या उसको जो है आइडियल मानना। जैसे किसी हीरो का फोटो हो गया या हीरो को यहाँ पे आइडियल मानने लगता है, किसी व्यक्ति को देखकर सोचता है कि हम भी उसके जैसा बने, उसको आइडियल मानने लगता है, ठीक है। कल्पना का बाहुल्य, यानी कि दिवा स्वप्न, डे ड्रीमिंग। इस अवस्था में बालक जो होता है वो डे ड्रीमिंग होता है, यानी कि दिन में भी वो सपने देखेगा, अच्छा अच्छा सपना देखेगा कि ये करेंगे वो करेंगे, दिस दैट, ठीक है। बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था का संधि संक्रमण काल, यानी कि ये दोनों अवस्था के मध्य में आपको ये अवस्था देखने को मिलेगी। सर्वाधिक काम प्रवृत्ति, यानी कि काम वासना जो है या फिर कह सकते हैं विषम लिंगिक आकर्षण, ठीक है, जो जेंडर अट्रैक्शन होता है वो चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगी। एंड जाहिर सी बात होता है बालक बालिका विपरीत लिंगों की रुचि रखते हैं, विपरीत लिंगों के प्रति यहाँ पे अट्रैक्शन देखने को मिलता है। तार्किक चिंतन होता है, यहाँ पे लॉजिकल थिंकिंग देखने को मिलेगा, यानी कि बच्चे जो है वो लॉजिक लगाने लगते हैं चीज़ों के प्रति एंड लॉजिकली जो है वो सोचते हैं। समस्याओं के उलझन व समस्याओं की आयु है, उलझन की अवस्था है। समाज सेवा की भावना आपको इस अवस्था में देखने को मिलेगी। तो ये सब पॉइंट आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किशोरावस्था को क्यों कहा जाता है एंड किस किस नाम से जाना जाता है। ये चीज़ बहुत काम की है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अब किशोरावस्था में शारीरिक विकास, ठीक है। देखिए ये मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो 4 अवस्था है, चारों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाल्यावस्था एंड किशोरावस्था। यहाँ पे थोड़ा सा जानकारी आप शारीरिक विकास के बारे में रख लीजिए, क्योंकि इसका जो है एक सवाल यहाँ से देखने को मिल सकता है, ठीक है। किशोरावस्था से रिलेटेड कुछ बेसिक जानकारी याद रखिए। भार, मांसपेशियों का भार शरीर के भार का 63% तक हो जाता है किशोरावस्था के दौरान। 15 वर्ष तक लड़कियों का भार अधिक होता है एवं 15 वर्ष के बाद लड़कों का भार लड़कियों से अधिक हो जाता है, यानी कि ये गुण आपको देखने को मिलेगी। लंबाई, तो इस काल में लंबाई तेजी से बढ़ती है किशोरावस्था में। 11 से 14 वर्ष में लड़कियों की लंबाई लड़कों की तुलना में अधिक बढ़ती है एंड लड़कों की 18 वर्ष तक तथा लड़कियों की केवल 16 वर्ष तक यहाँ पे जो है हाइट बढ़ते हुए दिखाई देती है, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पे बातें थी। इसके अलावा हड्डियां के बारे में देखा जाए तो 18 वर्ष की अवस्था तक अस्थिकरण, यानी कि जितना भी आपके शरीर में हड्डियां हैं सब जो है वो अच्छे से जुड़ जाती है एंड 2 से 6 हड्डियां आपके शरीर में हो जाती है, ठीक है। दांत, इस काल में 28 अस्थायी दांत आ जाते हैं, परमानेंट टीथ। देखिए यहाँ पे जो शारीरिक विकास है वो बेसिकली जो है एक बायोलॉजिकल टर्म है, ठीक है। एंड बहुत कम उम्मीद रहता है कि यहाँ से आपका एग्जाम में सवाल पूछा जाए, लेकिन ये वाला आपका टॉपिक जो है किशोरावस्था थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इसको जो है यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। सिर व मस्तिष्क, इस अवस्था में सिर व मस्तिष्क प्रौढ़ों के समान लगभग पूर्ण विकसित हो जाता है। मस्तिष्क का भार 1400 ग्राम तक हो जाता है, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं प्रौढ़ावस्था के दौरान, प्रौढ़ावस्था के तरह यहाँ पे जो है वो डेवलप हो जाता है, बच्चों में मैच्योरिटी देखने को मिलने लगती है। मानसिक विकास, ये वाला इंपॉर्टेंट है। किशोरावस्था में मानसिक विकास, स्मृति यानी कि मेमोरी, इस अवस्था में स्मृति का तीव्र विकास होता है, यानी कि देखिएगा मेमोरी जो होता है, याददाश्त जिसको कह सकते हैं याददाश्त, वो आपका यहाँ पे तेज होता है। कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन करने की जो कैपेसिटी है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। डे ड्रीमिंग देखने को मिलेगा। किशोरावस्था में अवधान की क्षमता बढ़ना, यानी कि जो अटेंशन है किसी चीज़ के प्रति वो अटेंशन यहाँ पे देखने को मिलेगा, अटेंशन बढ़ने लगती है। तर्क करने लगता है किसी चीज़ के प्रति, निर्णय ले सकता है, रुचियों में विकास होता है यहाँ पे, ठीक है। किसी भी चीज़ के प्रति जो रुचि है अपने इंटरेस्ट में ये काम करते हैं, अपना जिस चीज़ पे भी रुचि है उसमें ये लोग जो है अपना काम करते हैं। सामाजिक विकास में क्या पढ़ना है, तो समूह का निर्माण, किशोरावस्था में बालक भ्रमण, आनंद, मनोरंजन हेतु समूह बनाते हैं। गुणों का विकास, तो गुणों में देखिएगा कि किशोरों में नेतृत्व की भावना यानी कि लीडरशिप का गुण देखने को मिलेगा, ठीक है। देशभक्ति के बारे में देखने को मिलेगा, देश भावना, ठीक है, देशभक्ति प्रेम देखने को मिलेगा। तो ये सब गुण जो है वो आपका किशोरावस्था में आ जाता है। भावी जीवन की चिंता होती है, जाहिर सी बात है कि किशोरावस्था में बालक शादी के बारे में, बिजनेस के बारे में, कैसे पैसा कमाया जाए, परीक्षा परिणाम के बारे में, पारिवारिक जीवन के प्रति हमेशा चिंता में
रहता है एंड इसी कारण इसको तनाव का काल कहा गया है। तनाव यानी कि टेंशन में रहता है, बहुत सारी चीज़ें उसके सामने आ जाती है एकाएक, तो यहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है। समूह भक्ति देखने को मिलेगा। किशोरावस्था में किशोर ग्रुप के प्रति अत्यधिक निष्ठा दर्शाते हैं, ठीक है, अपने फ्रेंड ग्रुप के प्रति जब यहाँ पे थोड़ा सा निष्ठा दिखाते हैं, उसके प्रति जब झुकाव यहाँ पे ज़्यादातर देखने को मिलता है। दबाव व संघर्ष का काल कहा जाता है, ये बात मैंने आपको बता दी। अच्छा, इतना ही था आपका थ्योरी जो है वो इतना ही था। एंड अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट सवालों के देखते हैं, ठीक है, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। दिवा स्वप्नों में खोए रहना प्रमुख लक्षण है, यानी कि डे ड्रीमिंग किस अवस्था में बच्चे जो है वो देखते हैं? तो किशोरावस्था में, मैंने अभी आपको बताया था एडोलेसेंस स्टेज में ये चीज़ें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस काल को गिरोह अवस्था यानी कि गैंग स्टेज, गैंग कहने का मतलब है समूह, टोली में बच्चे रहते हैं, तो टोली में किस अवस्था में रहते हैं? तो बच्चे जो है वो ज़्यादातर टोली में आपका बाल्यावस्था में रहते हैं, ठीक है। एंड किशोरावस्था में तो वो लोग समझदार हो जाते हैं, उतना नहीं रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है बच्चे यहाँ पे टोली में रहना चाहेंगे। गिरोह अवस्था जो है यहाँ पे बाल्यावस्था को कहा जाता है। एंड बाल्यावस्था में ही बालक जो है वो यहाँ पे ज़्यादातर ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, ठीक है। ऐसा बात नहीं कि किशोरावस्था में बालक ग्रुप में नहीं रहते हैं, लेकिन बाल्यावस्था की तुलना में कम रहते हैं। स्वमोह तथा आत्ममोह लक्षण है, तो किस अवस्था का लक्षण है? तो ये आपका किशोरावस्था का लक्षण है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसका डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं कि क्यों कहा गया है किशोरावस्था में आत्ममोह होता है। तो देखिए, वो लोग जो है आत्मचेतना, किशोर अपने रूप, क्षमताओं और समाज में अपनी स्थिति को लेकर अत्यधिक चिंतित रहता है। जाहिर सी बात है कि उनके पास क्या कैपेसिटी है, कितना शक्ति है, कितना धन दौलत है, पैसा, ये सब चीज़ को लेकर जो है हमेशा टेंशन में रहता है, ठीक है। काल्पनिक दर्शन यानी कि इमेजिनरी ऑडियंस, उन्हें लगता है कि सभी लोग उन पर ध्यान दे रहे हैं और उनकी हर गतिविधि को आंक रहे हैं, ठीक है। व्यक्तिगत मिथक, वे सोचते हैं कि वे यूनिक हैं और उनके अनुभव दूसरों से अलग व विशेष है, यानी कि अपने आप को सोचेंगे कि वो दुनिया से हट के हैं एंड उसके जैसा कोई नहीं है। तो वही है आपका आत्ममोह, ठीक है। खुद के प्रति प्रेम, केवल खुद के बारे में सोचना, खुद के प्रति प्रेम को दर्शाना, एंड इसी कारण किशोरावस्था को आत्ममोह कहा जाता है, आत्ममोह की अवस्था जो है वो कहा जाता है। जीवन का अनोखा काल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अनोखा काल किसको कहा जाता है? तो यूनिक पीरियड जो है आपका बाल्यावस्था को कहा जाता है, ठीक है, ये वाला याद रखिएगा। एंड ये बात किसने कही थी? जीवन का अनोखा काल बाल्यावस्था को कहा जाता है, ये बात आपका कॉल एवं ब्रूस के द्वारा कहा गया था, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। संग्रह करने की प्रवृत्ति, टेंडेंसी टू कलेक्ट, किसी भी चीजों को संग्रह करने की जो प्रवृत्ति है वो आपका बाल्यावस्था में देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं, मानव चिंतन में तर्क का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस आयु अवस्था में हो जाती है? देखिए, अवस्था में होता है तर्क का प्रारंभ, तो तर्क का जो प्रारंभ है वह आपका बाल्यावस्था यानी कि जो उत्तर बाल्यावस्था है आपका, उसमें होना स्टार्ट हो जाता है। एंड फाइनली जो है आपका किशोरावस्था में जाके पूरा अच्छे से डेवलप हो जाता है। तो इसका जो जवाब है आपको बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा कि इसका जवाब आपको किशोरावस्था देखने को मिलेगा, लेकिन सवाल ध्यान दीजिएगा किस आयु अवस्था में होता है प्रारंभ, यानी कि स्टार्टिंग जो है आपका बाल्यावस्था से ही स्टार्ट हो जाता है। एंड जनरली कहा जाए तो 11 वर्ष से आपका शुरू हो जाता है, एंड जबकि किशोरावस्था तो आपका 12 वर्ष से शुरू होता है ना। तो आपका ये वाला अगर सही कहा जाए तो बाल्यावस्था यहाँ पे सही जवाब होगा, ठीक है। स्टार्टिंग के बारे बात कही गई है तो इसीलिए बाल्यावस्था हो जाएगा। एंड अगर पूछ लिया जाता है कि किस काल में होता है, प्रारंभ वर्ड नहीं दिया रहता है, तो आप कह सकते हैं कि पूर्ण जो है आपका किशोरावस्था में होता है। सिगमंड फ्राइड के मतानुसार पुत्री का पिता के प्रति झुकाव निम्न में से किस ग्रंथि के कारण होता है? देखिए, आप लोगों अगर ध्यान दीजिएगा तो एक फादर जो है अपने डॉटर के प्रति ज़्यादा यहाँ पे प्रेम दिखाते हैं, ठीक है, यानी कि पुत्री का पिता के प्रति ज़्यादा झुकाव देखने को मिलता है। पुत्र का यानी कि बेटा का माता के प्रति ज़्यादा झुकाव देखने को मिलेगा। तो ये जो झुकाव है उसके पीछे जिम्मेदार है एक ग्लैंड, एक ग्रंथि, ठीक है। किसके अनुसार? सिगमंड फ्राइड के अनुसार। सिगमंड फ्राइड कौन है? एक मनोवैज्ञानिक है। तो इन्होंने कहा था कि पुत्री का पिता के प्रति जो झुकाव होता है उसके पीछे जिम्मेदार है एक ग्लैंड, एक ग्रंथि। तो कौन सा ग्रंथि? उस ग्रंथि का नाम याद रखिएगा, इलेक्ट्रा ग्रंथि, ठीक है। सेम अगर आपको पूछा जाए कि पुत्र का माता के प्रति झुकाव, ठीक है, ये दो चीज याद रखिएगा, इडिपस ग्रंथि, इलेक्ट्रा ग्रंथि, यानी कि
पुत्र का माता के प्रति झुकाव एंड पुत्री का पिता के प्रति झुकाव। तो कौन कौन सा ग्रंथि जिम्मेदार है इसके लिए? एडिपस एंड इसके लिए इलेक्ट्रा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फ्राइड के मतानुसार निम्न में से किस ग्रंथि के कारण पुत्र का झुकाव माता के प्रति होता है? तो एडिपस ग्रंथि बता दिए। अगला है बाल्यावस्था में बालक का झुकाव निम्न में से सर्वाधिक किसके प्रति होता है? बाल्यावस्था में बालक का झुकाव, तो बाल्यावस्था में जो है बालक का झुकाव ज्यादातर आपको समूह के प्रति देखने को मिलेगा एंड इसी कारण इसको गैंग स्टेज भी कहा जाता है। कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था गिरोह अवस्था, यानी कि समूह में रहना पसंद करते हैं, टोली में रहना पसंद करते हैं। ठीक है, चलिए आज का क्लास का लास्ट सवाल है, बालक में नेतृत्व गुणों यानी कि लीडरशिप जो क्वालिटीज है का विकास निम्न में से किस विकास की अवस्था में हो जाता है, यानी कि कंप्लीट हो जाता है? इसके बारे में आपको बताना है। इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। ठीक है, एंड आज से आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का क्लास कंटिन्यू चलेगा एंड इसको जो है आप लोग जरूर देखिएगा। एक सवाल है आपका ये जो कि 2024 एंड 22 में पूछा गया था, दोनों साल सेम सवाल जो है वो रिपीट हुआ था एंड यहाँ पे क्या होगा कि युवा किशोर अपने डैश को अभिव्यक्त करने के लिए विद्रोह करते हैं। तो युवा जो किशोर होते हैं वो हमेशा स्वतंत्र रहना चाहते हैं, स्वतंत्रता की इच्छा को एक्सप्रेस करने के लिए हमेशा विद्रोह करते हैं, वो हमेशा जो है वो स्वतंत्र रहना चाहते हैं, डिजायर फॉर फ्रीडम। तो ये वाला आपका सही हो जाएगा एंड सवाल नंबर 10 का जो है आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, तो देखिए बालक का जो विकास होता है तो इसके विकास को प्रभावित करने वाले कारकों को विद्वानों के द्वारा दो भागों में बांटा गया है। एक होता है इंटरनल फैक्टर एंड दूसरा होता है एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर यानी कि आंतरिक कारक, एक्सटर्नल फैक्टर यानी कि बाह्य कारक। अब इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं वो आप देखिए एंड वहीं से आपका सवाल पूछा जाता है। ये 5 नाम आप याद जरूर कर लीजिएगा। इंटरनल फैक्टर के अंतर्गत आपका ये जो 5 टॉपिक है, 5 टॉपिक नहीं कहिए 5 टर्म कह लीजिए। ठीक है, ये आपको यहाँ पे दिखाई देगा एंड यहाँ से सवाल आपके एग्जाम में जो है वो देखने को मिलेगा। कौन कौन से कारक है? तो देखिए हेरिडिटी फैक्टर, इंटरनल फैक्टर के अंतर्गत ये सब फैक्टर आता है। एक है वंशानुगत कारक, दूसरा है शारीरिक कारक, तीसरा बुद्धि, चौथा संवेगात्मक कारक यानी कि इमोशनल फैक्टर एंड 5वां है सामाजिक प्रकृति यानी कि सोशल नेचर। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सोशल नेचर लिखा गया है, सोशल फैक्टर नहीं लिखा गया है। अगर समाज के बारे में बात करेंगे तो समाज जो है आपका बाह्य कारक में आ जाएगा, ना कि इंटरनल फैक्टर में। ठीक है, आगे हम लोग जब एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे तो सभी चीज़ें आसानी से आपको जो है वो समझ में आ जाएगी। तो 1 बाय 1 हम लोग इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं कि बालक के विकास को ये सब कैसे प्रभावित करते हैं। पहला है वंशानुगत कारक यानी कि हेरिडिटी फैक्टर। ये चीज़ आपका बालक के विकास को कैसे प्रभावित करेगा? देखिए बालक का जो रंग रूप होता है, आकार, शारीरिक जो संरचना होती है, ऊंचाई जो होती है जिसको हम लोग हाइट कहते हैं, तो ये सब का जो निर्धारण है वो उसके वंशानुगत पे डिपेंड करता है, यानी कि अनुवांशिक पे डिपेंड करता है। आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा साइंस में कि माता पिता के कुछ लक्षण जो है बच्चों में दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे माता पिता का जो रंग रूप है, जो शारीरिक संरचना है, वो चीज़ बच्चों में दिखाई देगी। तो जाहिर सी बात है कि बच्चों का जो विकास होगा तो उनमें आपका हेरिडिटी वाला फैक्टर जो है वो काम आएगा, ये भूमिका जो है वो निभाएगा। तो ये वाला आपको समझ में आ गया कि हेरिडिटी फैक्टर जो है आपका क्या करता है, बालक के विकास को प्रभावित करता है। दूसरा है फिजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर कहने का मतलब है शारीरिक कारक। तो देखिए जो बालक जन्म से कमजोर होता है, दुबला पतला हो गया, बीमार हो गया या फिर किसी भी शारीरिक समस्या से पीड़ित रहता है, तो वो क्या होता है कि सामान्य बच्चों की तुलना में ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाता। कंपेयर आप कीजिए कि एक तरफ है आपका जो है कमज़ोर बच्चा जो कि किसी बीमारी से पीड़ित है एंड दूसरा तरफ है आपका सामान्य बच्चा जो स्वस्थ है। तो जाहिर सी बात है कि एक वक्त के बाद ये जो सामान्य बच्चा है उसमें डेवलपमेंट ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं ये भी आपका डेवलपमेंट को इफेक्ट कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। ठीक है, तीसरा है आपका बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस। तो देखिए जिस बालक के पास ज़्यादा बुद्धि होगा, जाहिर सी बात है उनका जो मानसिक विकास होगा वो ज़्यादा होगा, आगे चलकर वो ज़्यादा डेवलप करेगा, तो ये भी आपको इफेक्ट करेगा। नेक्स्ट है संवेगात्मक कारक यानी कि इमोशनल फैक्टर। तो देखिए बालक में जिस प्रकार के भाव होते हैं, जिस प्रकार के इमोशन होते हैं एंड उसी रूप में जो है वो
उनमें सामाजिक विकास होगा, मानसिक विकास होगा, नैतिक विकास होगा, शारीरिक विकास होगा, या फिर कोई लैंग्वेज का डेवलपमेंट हो गया। तो जिस तरह से उनमें इमोशन होगा उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका सोशल नेचर, यानी कि सामाजिक प्रकृति। तो देखिए कोई भी बच्चा जो है वो समाज के साथ कैसे खुद को ढालता है, कैसे खुद को संतुलित करता है, बैलेंस करता है, तो ये आपका सामाजिक प्रकृति हो गया। एंड उसी के परिणाम स्वरूप जो है वो उसका शारीरिक विकास होगा, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट हो सकता है। तो यहाँ पे कहा जाए तो इसको आप समाज से मत जोड़िएगा। ठीक है, समाज से मत जोड़िएगा। ये बालक के नेचर है, बालक का जो नेचर है, प्रकृति है कि वो खुद को कैसे समाज के जरिए जो वो ढालता है, खुद को कैसे जो एडजस्ट करता है। अब देखिए इस चीज़ को आप कैसे याद रख सकते हैं। इस 5 जो पॉइंट है, पाँचों का नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में जो MCQ सवाल है वो इन्हीं पाँचों से पूछा जाता है, ज़्यादा डीपली नहीं पूछा जाता है। तो एक ट्रिक है, एक निमोनिक्स कह लीजिए, इस नाम से आप याद रख सकते हैं। हाइप्स, HIPES, H से हो जाएगा हेरिडिटी फैक्टर, I से हो जाएगा इंटेलिजेंस, P से हो जाएगा फिजिकल, E से हो जाएगा इमोशनल, S से हो जाएगा सोशल नेचर। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गया। ये सब आपको जो है वो इंटरनल फैक्टर है जो कि बालक के विकास को प्रभावित करता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे, जानते हैं बाह्य कारक के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है। पहला है गर्भावस्था के दौरान माता का स्वास्थ्य एवं परिवेश। तो देखिए गर्भावस्था के दौरान माता जो होती हैं उनको यहाँ पे सजेशन दिया जाता है, ताकि सजेशन दिया जाता है कि उनका स्वास्थ्य जो है वो सही हो, अच्छा खान पान पे ध्यान दिया जाता है, ताकि क्या होगा कि बच्चा जो है वहाँ पे स्वस्थ हो। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं। एंड परिवेश को ध्यान में रखा जाता है कि अच्छा परिवेश में हो, अच्छा जगह उनका इलाज हो, या फिर उनकी जो देखरेख है वो अच्छे से की जाए। नेक्स्ट है परिवार, परिवार हो गया या समाज हो गया, ये सब आपका बाह्य कारक में आएगा। एंड जैसा परिवार में रहेगा, जैसा समाज में रहेगा, वैसा डेवलपमेंट जो है वो बालक में देखने को मिलेगा। जीवन की घटनाएं, अगर किसी बालक के साथ जीवन में कोई घटनाएं घटित हो गया तो कहीं ना कहीं वो भी एक समय के बाद जो है उनके विकास को प्रभावित करेगा। जीवन की घटनाओं का बालक के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, यदि बालक के साथ अच्छा व्यवहार हुआ है तो उसके विकास की गति सही होगी, अन्यथा उसके विकास पर जो है वो प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है आपका फिजिकल इन्वायरमेंट, यही है आपका एक तरह से कह सकते हैं कि समाज। ठीक है, भौतिक वातावरण, बालक का जन्म किस परिवेश में हुआ है, किस माहौल में हुआ है, किन लोगों के साथ उनका रहना सहना है, किन लोगों के साथ वो जो है वो अपना जीवन बिताया है, किसके साथ जो है वो ज़्यादा टाइम बिताया है, तो वो भी कहीं ना कहीं उनके विकास को इफेक्ट करता है। परिवेश की कमियां हो जाएगा, प्रदूषण, भौतिक सुविधाओं का अभाव इत्यादि कारणों से भी बालक का विकास जो है प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है। यानी कि कैसे माहौल में रहा है, कहीं अगर ज़्यादा पॉल्यूशन वाला एरिया में रहा है तो वो भी आपका इफेक्ट करेगा इस चीज़ को। ठीक है, उसका हेल्थ को इफेक्ट करेगा। तो कहीं ना कहीं ये सब भी डेवलपमेंट में जो है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है वो इफेक्ट करता है। सामाजिक आर्थिक स्थिति, यानी कि समाज का स्थिति, आर्थिक स्थिति। अब देखिए बहुत सारे फैमिली में क्या होता है कि उनका जो बैकग्राउंड है, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड, वो खराब होता है, तो कहीं ना कहीं वो भी यहाँ पे बच्चे के डेवलपमेंट को इफेक्ट करेगा। अगर उसका जो बैकग्राउंड है वो खराब है, गरीब स्थिति में, गरीबी है, तो वो भी उसके डेवलपमेंट को इफेक्ट करेगा। वो हो सकता है ज़्यादा आगे पढ़ाई नहीं कर सकता पैसे की कमी के कारण। ठीक है, या समाज की स्थिति के कारण जो है वो आगे नहीं बढ़ सकता, एंड जाहिर सी बात है उसका डेवलपमेंट वहाँ पे रुक जाएगा। तो ये सब क्या है कि बाह्य कारक है जिसके अंतर्गत बच्चों के डेवलपमेंट पे जो है वो प्रभाव पड़ता है। तो आपको ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना है, बस ये सब का नाम ध्यान रखिएगा। ये सब जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ ये सब बस ध्यान में रखिएगा, ज़्यादा डीपली सवाल नहीं पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए बस इतना छोटा सा टॉपिक था, ये जितना भी नाम मैंने आपको बताया वो सब याद रखिएगा। बाकी अब हम लोग देखते हैं MCQ प्रश्न को। इंपॉर्टेंट MCQ इस टाइप का आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन बाल विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक है? तो आंतरिक कारक अभी मैंने आपको बताया था, हाइप्स, S से हेरिडिटी था, I से इंटेलिजेंस, P से फिजिकल, E से इमोशन, S से सोशल नेचर। तो देखिए इंटेलिजेंस है आपका आंतरिक कारक, फिजिकल फैक्टर भी आपका आंतरिक कारक है, हेरिडिटी भी आपका आंतरिक कारक है। तीनों का नाम आ गया, ये सभी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोड करके लिखा गया है कि केवल 1 and 2, केवल 3 D, ये सभी, तो ये सभी आपका आंतरिक कारक है। आगे है आपका
निम्नलिखित में से कौन सा बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता? सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता। बुद्धि क्या सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तर्क शक्ति भी करेगा, उसका जो सोचने का रीजनिंग कैपेसिटी है, लॉजिक लगाने का जो कैपेसिटी है, वो सब सामाजिक विकास को इफेक्ट करेगा। भाषा प्रयोग की क्षमता है, ये भी सामाजिक विकास को इफेक्ट करेगा। उपरोक्त में से कोई नहीं, ये आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे तीनों ऑप्शन आपका जो है वो इस चीज़ को इफेक्ट करेगा। नहीं पूछा गया है तो सुटेबल यहाँ पे ऑप्शन जो है वो नहीं दे रखा है इसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे डी वाला सही हो जाएगा। आगे है आपका बालक का संवेगात्मक विकास। बालक का संवेगात्मक विकास निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है? तो संवेगात्मक विकास यानी कि इमोशनल जो डेवलपमेंट है, ठीक है, वो किसको प्रभावित करेगा? उसके शारीरिक विकास को, बिल्कुल सही बात है, करेगा। सामाजिक विकास को भी करेगा, उसके नैतिक विकास को भी करेगा, ठीक है, तीनों को करेगा। तो ये आपका ये सभी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। यानी कि उसका जो इमोशनल है, इमोशनल जो डेवलपमेंट है, वो ओवरऑल सभी चीज़ों को यहाँ पे प्रभावित करेगा। निम्न में से कौन बाल विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक नहीं है? तो संवेगात्मक कारक आपका आंतरिक कारक है, इंटरनल फैक्टर है। शारीरिक कारक आपका इंटरनल फैक्टर है। इसके अलावा भौतिक वातावरण, ठीक है, भौतिक वातावरण जो है आपका, ये कह सकते हैं ये आपका एक्सटर्नल फैक्टर है। यहाँ पे सामाजिक कारक दे रखा है, तो मैंने जो आपको बताया था, यहाँ पे अब बहुत से लोग बताएंगे कि ये दोनों तो आपका बाह्य कारक हो जाएगा, लेकिन अगर इस टाइप का ऑप्शन आपको दिखाई देगा तो सामाजिक कारक को आपको सोशल नेचर के तहत सोचना है, सोशल नेचर, ठीक है। एंड सुटेबल यहाँ पे भौतिक कारक बिल्कुल सही हो जाएगा कि वो कैसा माहौल में रहा है, कैसा जगह पे जो उनकी परवरिश हुई है, तो भौतिक वातावरण ये आपका यहाँ पे समाज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सब बाल विकास को प्रभावित करने वाला बाह्य कारक है? आर्थिक स्थिति बिल्कुल, इकोनॉमिकल जो कंडीशन होता है वो आपका चाइल्ड डेवलपमेंट को इफेक्ट करता है। सामाजिक स्थिति ये भी करेगा, जीवन की घटनाएं ये भी करेगा, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। छठा है आपका निम्न में से कौन बाल विकास को प्रभावित करने वाला बाह्य कारक नहीं है? तो आर्थिक सामाजिक आर्थिक स्थिति तो बाह्य कारक है, भौतिक वातावरण भी बाह्य कारक है, जीवन की घटनाएं भी बाह्य कारक है, बुद्धि आपका आंतरिक कारक है, ठीक है। सातवां, निम्न में से किसका मिलान उचित है? तो शारीरिक विकास, वातावरण। देखिए शारीरिक विकास जो है यहाँ पे वातावरण से संबंधित नहीं होगा, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास ये तो बुद्धि से होता है, बुद्धि अगर आपका रहेगा तो संज्ञानात्मक विकास होगा। सामाजिक विकास वातावरण, बिल्कुल वातावरण के अकॉर्डिंग आपका सामाजिक विकास होता है। संवेगात्मक विकास तो इमोशन वाला हो गया, ये मैच्योरिटी वाला नहीं होगा, ये भी आपका जो है नहीं होगा। ये सब वातावरण के अकॉर्डिंग आपका सामाजिक विकास होना चाहिए था, ठीक है, ये वातावरण का मिलान होना चाहिए सामाजिक विकास के साथ, जबकि परिपक्वता जो है यहाँ पे कह सकते हैं मानसिक विकास के अकॉर्डिंग होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे उल्टा सीधा दे रखा है ऑप्शन। एक्यूरेट जो वो ऑप्शन नंबर सी है। एंड ये एग्जाम तो सीटेट में पूछा गया था हालांकि, लेकिन आपका बीएड में भी पढ़ना है ऐसा टॉपिक। बालक के सामाजिक विकास का बुनियादी एवं प्रारंभिक कारक है। बालक की, अच्छा देखिए बुनियादी एवं प्रारंभिक कारक पूछा है, ठीक है। तो बालक की समलैंगिक माता पिता के साथ घनिष्ठता, बालक की मित्र एवं परिजनों के प्रति अभिवृत्तियां, सामाजिक परिपक्वता, घरेलू वातावरण। चूंकि बुनियादी एवं प्रारंभिक के बारे में पूछा गया है तो आपका ये वाला सही हो जाएगा कि बालक के जो समलैंगिक माता पिता के साथ जो रिलेशन है, यानी कि अपने माता पिता के साथ जो संबंध है, घनिष्ठता है, वो यहाँ पे इफेक्ट करेगा, ठीक है। एंड बालक का कहा जाता है कि बालक का जो सामाजिक विकास है वो सर्वप्रथम वहीं से स्टार्ट होता है, अपने माता पिता से स्टार्ट होता है, अपने घर से स्टार्ट होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बाहरी, यानी कि अच्छा बाहरी कारक बाल विकास को प्रभावित करता है? तो आनुवांशिक गुण तो आपका आंतरिक कारक हो गया, डीएनए संरचना ये सब आंतरिक बात हो गया, डीएनए हो गया, हार्मोनल हो गया, तो ये सब आंतरिक बात है। माता पिता की आर्थिक स्थिति, तो देखिए पैसे की कमी हो गया, ठीक है, कोई गरीबी हो गया, कोई अमीर हो गया, तो ये सब आर्थिक स्थिति है। एंड ये सभी बच्चे के डेवलपमेंट को इफेक्ट करता है, तो ये वाला आपका बाह्य कारक हो जाएगा। एक बच्चे के व्यक्तित्व के विकास में सबसे अधिक योगदान किसका होता है? शिक्षक का, माता पिता का, मित्र का, टेलीविजन का। तो सबसे ज्यादा जो सर्वाधिक योगदान है वो आपका माता पिता का होता है।
आज के टॉपिक का लास्ट सवाल आपका ये है, बच्चे के मानसिक और सामाजिक विकास में सबसे अधिक प्रभाव डालने वाला कारक कौन सा है। इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक था ये आपका, एंड इस टाइप का सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ज़्यादा चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में नहीं रखनी है, बस जो जो पॉइंट मैंने आपको बताया वो सब ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको आज का क्लास समझ में आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। एंड अगर आप चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए होंगे तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ।